अध्याय 151। वह उस पर पर्याप्त प्यार भी नहीं कर सकी। नन्हे बन ने उसके लिए जन्मदिन का तोहफा और सरप्राइज तैयार करने में कितनी मेहनत की थी। शुरुआत में तो वह बहुत उत्साहित रहा होगा, लेकिन जब वह दिन आया तो उसे अकेलेपन का एहसास हुआ, और फिर जब वह उस तक पहुंच नहीं पाया तो घबराहट हुई। ये पूरी प्रक्रिया उसके लिए कितनी पीड़ादायक रही होगी। ये सोचते ही निंगक्षी को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में चाकू भोंक दिया गया हो। उसने लिटिल ट्रेजर को गले लगा लिया, उसे एक पल के लिए भी जाने नहीं देना चाहती थी। लू टिंगजियाओ उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने अंदर बचे भाईचारे के स्नेह के लिए उसने फिर भी एक अनुस्मारक जारी किया। निंगक्षी, लिटिल ट्रेजर से उन रोबोटों को वापस बुलाने के लिए कहो। ओह ठीक है। तभी निंगक्षी को याद आया कि वहाँ खूंखार रोबोटों का एक झुंड विद्रोह कर रहा है और घर को तहस नहस कर रहा है। लू जिंगली का हाथ अभी भी उनके हाथों में फंसा हुआ था। इस प्रकार उसने जल्दी से छोटे बन से कहा, प्रिय, क्या तुम उन्हें वापस बुला सकते हो? लिटिल ट्रेजर ने सिर हिलाया। फिर वह स्क्रीन की तरफ मुड़ा और उसकी छोटी छोटी उंगलियां फुर्ती से कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। निंगक्षी यह सब देखकर हैरानी से दंग रह गई। उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, डार्लिंग, तुम इतनी होशियार कैसे हो? मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ चित्रकारी ही जानती हो। तुम सच में बहुत 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 होशियार हो। पिछले कुछ साल मैंने पागलों की तरह हर चीज सीखने में बिताए, लेकिन यही एक चीज थी जो मैं जिंदगी भर नहीं सीख पाए। कोडिंग, सी और सी जोड़ जोड़ क्या बला है, ये तो मेरे लिए बुरे सपनों की चीज है। तुम सिर्फ 5 साल की हो, फिर भी तुम इतनी माहिर हो। तुम तो जीनियस हो। यद्यपि छोटे बन का चेहरा अभी भी लकड़ी जैसा था, फिर भी उसकी आंखों की रोशनी काफी बढ़ गई थी। हालांकि किनारे खड़ा लू टिंगजियाओ ये सब देखता ही रह गया। उसने धीरे से आह भरी, निंगक्षी, तुम्हें इस स्थिति में उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। ओह ठीक है। निंगक्षी को आखिरकार याद आया कि उस छोटे बन ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी। उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और लू टिंगजियाओ की तरफ देखा। क्या तुम मुझसे कहोगी कि मैं उससे कहूं कि वो दोबारा ऐसा न करे? उसने सच में वही किया है जो उसने मुझसे पहले वादा किया था। हालांकि अब वो भूख हड़ताल नहीं करता या चीजें इधर उधर नहीं फेंकता, लेकिन आखिरकार उसने और भी ज्यादा जटिल तरीके अपना लिए। अगर मैं उसे अगली बार ऐसा न करने के लिए कहूंगी तो क्या होगा अगर वो और भी ज्यादा जटिल योजना लेकर आए? लू टिंगजियाओ, ये वास्तव में काफी संभव था, ये देखते हुए कि यह लिटिल ट्रेजर था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। निंगक्षी ने बेबसी से अपने हाथ फैला दिए। संक्षेप में, मुझे लगता है कि उसे डांटना बेहतर नहीं है। सच कहूं तो वह स्वार्थी हो रही थी। आज के हालात में वह उस नन्हे मुन्ने की बुराई नहीं करना चाहती थी। वह उससे बहुत प्यार करती थी और उसे लाड़ प्यार भी नहीं दे पा रही थी। उसे कोई कठोर शब्द कहना भी वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? शुक्र है कि लू टिंगजियाओ ने अंत में इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। जब वह निंगक्षी के साथ था तो अधिकांशतः उसके सिद्धांत तैरते बादलों की तरह ठोस थे। वे तीनों गोल्फ कार्ट पर सवार होकर वापस निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। निंगक्षी अपने सामने के शानदार दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। परेशान करने वाले रोबोटों ने रास्ते में 2 सुव्यवस्थित स्तंभ बना रखे थे, मानो उनका घर में स्वागत कर रहे हों। मूड खराब करने वाली एकमात्र चीज बगल से आती हुई पीड़ा भरी चीख थी। भाई, तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारा इंतजार करते करते मेरा हाथ उखड़ गया था। बस हाथ की हड्डी उखड़ गई है। क्या तुम्हें सचमुच ऐसे रोने की जरूरत है? निंगक्षी ने आंखें घुमाईं और उछल पड़ी। उसने उसके हाथ को नीचे धकेला, उसे जोर से खींचा और ऊपर उठाया, जिससे एक पॉप की आवाज आए। ओह, लू जिंगली एक सुअर की तरह चीखी जिसे काटा जा रहा हो। निंगक्षी ने उसकी बांह थपथपाई। रोना बंद करो, ये तो ठीक हो गया है, इसे आजमा कर देखो। लू जिंगली ने पलकें झपकाईं और अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया। अब सब सचमुच ठीक था। हालांकि वह अभी भी अविश्वास से बुदबुदाया, आपने इसे टेढ़ा तो नहीं रखा होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे उखड़ी हुई भुजाओं को ठीक करने का बहुत अनुभव है, निंगक्षी ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। लू जिंगली के चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इस तरह की चीजों का इतना अनुभव कैसे मिला? निंगक्षी, क्योंकि मैं जियांग मुये से अक्सर लड़ती रहती थी। उसका हाथ कई बार उखड़ गया था और मैं हमेशा उसे ठीक कर देती थी। लू जिंगली, क्या आप निश्चित हैं कि आप लड़ रहे थे और आप उसे एकतरफा तरीके से नहीं पीट रहे थे? वह अपने भाई के भविष्य को लेकर सचमुच चिंतित था। क्या उसका भाई भविष्य में घरेलू हिंसा का शिकार होगा? छोड़ो भी, उसे किस बात की चिंता थी? अगर उसके भाई के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ तो भी वह उसे खुशी खुशी स्वीकार करेगा। अध्याय 152। छाया मोड चालू करना। जब से निंगक्षी वापस आई है, उस छोटे बन ने मानो अपना साया मोड चालू कर लिया है। वह जहां भी जाती उसके पीछे पीछे चलता और 1 इंच भी दूरी नहीं होने देता। नीचे वाले लिविंग रूम में लू जिंगली ने भी अपनी छाया मोड चालू कर दिया था। वह लू टिंगजियाओ के पीछे पीछे चल रहा था। भाई भाई, प्यारे भाई, तुम लोग पूरी रात तुम दोनों ने क्या किया? लू टिंगजियाओ ने ताज़ी बनी कॉफी का कप गले लगाया और सोफे पर बैठ गए। हमने बातें की। लू जिंगली का गला रुंध गया और वह एक निराश पिल्ले की तरह दिख रही थी जिसे हड्डी नहीं मिली हो। ठीक है, इसे ऐसे ही लो जैसे मैंने कभी पूछा ही नहीं। लू टिंगजियाओ ने पूछा, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था उसकी प्रगति कैसी है? लू जिंगली तुरंत अपने सामान्य अंदाज में आ गया और गंभीरता से बोला, ये तो शुरू हो ही चुका है। 1 महीने के अंदर जू जियांग चेन का क्राउन रियल एस्टेट इस राजधानी से जरूर मिट जाएगा। निंगक्षी का मामला क्या है? लू जिंगली ने बोलने से पहले अपने बाल ठीक किए। प्रोडक्शन क्रू ने खबर को फैलने से रोक दिया था, इसलिए मुझे समय पर खबर नहीं मिल पाई। फिलहाल जिसने भी यह सब रचा था
वह इस खबर को दबाना नहीं चाहता था, इसलिए यह इंटरनेट पर फैलने लगी है। इससे भी बुरी बात यह है कि प्रॉप डायरेक्टर ने खुद अपने इंटरव्यू में गवाही दी है कि निंगशी ने ही प्रॉप बदलने के लिए उसे रिश्वत दी थी। अब ये सिर्फ जनता की राय का मामला नहीं रहा। अगर निंग जुएलुओ ने केस दर्ज कराया तो निंगशी को पुलिस जांच के लिए भी ले जा सकती है। लू टिंगजियाओ के चेहरे पर एक अंतहीन दुष्ट आभा छा गई। अचानक उसे लगा जैसे वह किसी साधारण सोफे पर नहीं बल्कि हड्डियों से बने किसी महान राक्षस राजा के सिंहासन पर बैठा हो। ठंडे स्वर में हर शब्द स्पष्ट रूप से बोलते हुए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। नहीं नहीं नहीं, भाभी के पास तो तुम्हारा साथ है, भला कौन उनके सिर का एक बाल भी छूने की हिम्मत करेगा। लू जिंगली ने जल्दी से अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश की और फिर सकारात्मक स्वर में कहा, भाई निश्चिंत रहो, मैंने उस प्रॉप डायरेक्टर के घर में वायर टैप और जासूसी कैमरे लगवा दिए हैं। वह इस दौरान इसके पीछे के व्यक्ति से जरूर संपर्क करने की कोशिश करेगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा। देखते हैं आखिर में किसे गिरफ्तार किया जाता है। लू टिंगजियाओ के चेहरे पर असंतोष झलक रहा था और उन्होंने अपनी उंगली से साइड टेबल पर थपथपाया। अकुशल। लू जिंगली इसे स्वीकार नहीं कर सकी और बड़बड़ाते हुए बोली, ये तरीका इतना अच्छा है, यह अक्षम कैसे है। लू टिंगजियाओ ने टेलीविजन स्टैंड के नीचे से एक बंदूक निकाली और उसे उसके सामने फेंक दिया। लू जिंगली के मुंह का कोना फड़क उठा। धिक्कार है, क्या ये बहुत सरल और हिंसक नहीं है? इस तरीके में कोई कौशल नहीं है। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना लू टिंगजियाओ ने बंदूक वापस रख दी और नवागंतुक की ओर एक सौम्य निगाह से देखा। क्या लिटिल ट्रेजर सो गया? हाँ, आखिरकार मैं उसे सुला ही दूंगी। जवाब देने के बाद निंगशी ने जल्दी से चिंतित भाव से कहा, उफ लू टिंगजियाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैंने लिटिल ट्रेजर के लिए एक नोट छोड़ दिया है और अपना फोन चार्ज कर लिया है। तुम मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। मैं ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, अब और अलविदा नहीं कहूंगी। इतना कहकर वह हवा की तरह उड़कर चली गई। लू जिंगली ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, भाई भाभी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? लू टिंगजियाओ ने उस दिशा में एक रहस्यमय निगाह से देखा जिस ओर लड़की गई थी और फिर लू जिंगली से आग्रह किया, उसका पीछा करने के लिए किसी को ढूंढो। इसमें जरूर कोई पेचीदगी थी क्योंकि निंगशी ऐसे ही समय पर गई थी। अगर लिटिल ट्रेजर को घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगता तो वो खुद ही चली जाती। किसी और को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लू जिंगली ने खुशी खुशी मिशन को तुरंत स्वीकार कर लिया। लू जिंगली घर लौटी और एक साधारण काली कार चुनी, फिर निंगशी के पीछे पीछे चली जो अपनी मोटरसाइकिल पर तूफान की तरह सड़कों पर गाड़ी चला रही थी। 20 मिनट बाद वह उस छोटे से अपार्टमेंट में रुका जिसमें निंगशी रहती थी। क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसने वास्तविक समय में लू टिंगजियाओ को स्थिति की सूचना दी। अध्याय 153, जब तक आप सही कीमत नहीं चुकाते। जब निंगशी अपने अपार्टमेंट में लौटी तो उसने तुरंत अपनी बड़ी अलमारी के नीचे से एक धातु का ब्रीफकेस निकाला। फिर उसने उस ब्रीफकेस की हर चीज को ध्यान से देखा और पूछा। अपने फोन पर समय देखने के बाद निंगशी ने सामान अपने बैग में रखा और जल्दी से नीचे चली गई। कुछ ही दूरी पर लू जिंगली ने गाड़ी चलाते हुए अपने ब्लूटूथ ईयरपीस पर लू टिंगजियाओ को सूचना दी। निंगशी अपने अपार्टमेंट में लौट आई और 5 मिनट में वापस आ गई। हम इस समय शीजियांग रोड पर हैं और बाहरी इलाके की ओर जा रहे हैं। आधा घंटा बीत जाने के बाद निंगशी अंततः रुक गई। लू जिंगली ने अपने आसपास के जर्जर घरों को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। अरे, क्या यही वो प्रॉप डायरेक्टर झांग कियांग नहीं रहता? निंगशी यहाँ अकेली क्यों आ रही है? क्या वो उसे कोई समझदारी की बात नहीं समझाएगी? क्या ये बहुत भोलापन नहीं है? जासूसी कैमरे चालू करो। ब्लूटूथ ईयरपीस पर उस आदमी ने ठंडे और उग्र स्वर में आदेश दिया। ओह ठीक है, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास ये हैं। लू जिंगली ने जल्दी से पीछे की सीट से अपना लैपटॉप उठा लिया। भाई मुझे 1 मिनट दो, मैं अपने फोन से तुम्हें वीडियो स्ट्रीम कर दूंगा। लू जिंगली की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसे पता चला कि उसका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह बिना कुछ कहे बोला, भाई तुमने तो मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने फोन से वीडियो स्ट्रीम करूंगा। इतनी जल्दबाजी बंद करो। हालांकि झांग कियांग को प्रोडक्शन टीम से अच्छी तनख्वाह मिलती थी क्योंकि उसे जुआ खेलने का शौक था, लेकिन उसके पास अतिरिक्त पैसे न होने के बावजूद उस पर कर्ज का बोझ भी था, इसलिए वह इस जिले की झुग्गियों में रहता था। निंगशी ने उसके बारे में ये बात तब सुनी थी जब वह प्रोडक्शन क्रू के साथ शराब पीते हुए दूसरों से बातें कर रही थी। निंगशी ने 3 बार दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई हलचल नहीं थी। निंगशी लगातार खटखटाती रही, तभी अंदर से एक धमाके की आवाज आई और चप्पलों के जमीन पर रगड़ने की आवाज सुनाई दी। अंदर से किसी ने जंग लगे धातु के दरवाजे को धक्का देकर खोला। कौन है ये? इतनी सुबह मौत को दावत दे रहे हो? बोलते बोलते जब झांग कियांग ने देखा कि उसके दरवाजे पर निंगशी खड़ी है तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। टीचर झांग, मुझे उम्मीद है कि जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से आप ठीक हैं। निंगशी ने उनकी तरफ देखा, मानो वह मुस्कुरा रही हो। झांग कियांग उसके लिए दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में हलचल मचने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया और आलस से बोला, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। तो यह महान सुंदरी निंग है। अंदर आओ। कमरे में दाखिल होते ही शराब, बदबूदार मोज़ों और फफूंद की तीखी गंध ने उसकी घ्राण शक्ति को भेद दिया। इस गंध की मारक क्षमता की तुलना आज सुबह हुई सुरस्ट्रोमिंग से की जा सकती है।
जहाँ चाहो बैठो। झांग कियांग ने सिगरेट सुलगाई। उसकी मैली आंखें निंगक्षी के शरीर पर चिपकी हुई थीं और वह बेशर्मी से उसके हर अंग को देख रहा था। निंगक्षी कमरे में साफ दिख रही इकलौती कुर्सी पर बैठ गई और सीधे मुद्दे पर आ गई। चलो, बात को घुमाते नहीं हैं। मुझे यकीन है कि टीचर झांग जानती हैं कि मैं क्यों आई हूँ। मुझे तुम्हारा बयान चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम सच बोलो। निंग ज़ुएलुओ ने ही सब कुछ खुद किया था और मैंने तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाने के लिए रिश्वत नहीं दी। झांग कियांग ने ऐसे ठहाका लगाया जैसे उसने उसकी असलियत जान ली हो। छोटी बच्ची, तुम्हारे पास रिकॉर्डर है ना? तुम मुझसे कोई जुर्म कबूल करवाने की कोशिश कर रही हो। हे, तुम बहुत भोली हो। माफ करना, मैंने पत्रकारों को जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सच था। उसकी आंखों में एक बेशर्मी सी चमक थी, मानो उसकी आंखों में एक चमक सी चमक रही हो। जब तक तुम सही कीमत नहीं चुका सकते। निंगक्षी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। निंग ज़ुएलुओ के पैसे मिलने के बाद ये झांग कियांग निश्चित रूप से ज्यादा आगे नहीं जाएगा। वह सट्टा लगाता रहेगा और ज्यादातर संभावना यही है कि वह अपना सारा पैसा गंवा बैठेगा। अब तो वह दोनों पक्षों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 154। बड़ी बहन, कृपया शांत हो जाइए। अगर मैं सहमत न हूं तो क्या होगा? निंगक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। झांग कियांग की मनहूस निगाहें उसके वक्ष और नितंबों पर घूमी। फिर उसने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो एक और रास्ता भी है। अगर मिस ग्रेट ब्यूटी निंग एक बार मेरे साथ सोने को तैयार हो जाएं, तो शायद मैं कुछ दिलचस्प संकेत भी दे सकूं। इससे उसे स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि यदि वह उसका बयान चाहती है तो उसे भुगतान करना होगा या उसके साथ सोना होगा। दरअसल झांग कियांग के धोखेबाज व्यक्तित्व को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना थी कि वह अपनी मांगे पूरी करने के बाद भी बयान न दे। तब तक निंगक्षी के लिए दोनों मोर्चों पर नुकसान हो सकता था। उसी समय नीचे कार में कैमरों से ऐसा नजारा देखकर लू जिंगली फोन पर अपने भाई को बेचैनी से याद दिला रहा था। भाई, शांत हो जाओ, ज्यादा उत्तेजित मत हो, कृपया ज्यादा उत्साहित मत हो। मेरे छोटे से लैपी के साथ प्यार से पेश आना। मेरी हार्ड डिस्क में कुछ 100 गीगाबाइट का खजाना है। ऊपर जाओ अभी। ईयरपीस पर आदेश गूंजा। हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ। ये देखकर कि झांग कियांग पहले ही निंगक्षी के करीब चलने लगा था, लू जिंगली ने अपना लैपटॉप उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। उसी समय झांग कियांग निंगक्षी की कुर्सी के सामने आया और अपनी बाहें आर्मरेस्ट पर रख दी। उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं। कैसा है? क्या ये सौदा इसके लायक नहीं है? तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा और तुम मजे भी कर सकोगी। निंगक्षी ने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसके चेहरे के भाव परछाई में छिपे हुए थे और साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके गहरे लाल होंठों से एक हल्की आह निकली। अगले ही पल झांग कियांग ने अपनी कमर पर किसी ठंडी और सख्त चीज का दबाव महसूस किया। नीचे देखते ही उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यह एक बंदूक की गहरी काली नली थी जो उसे दबा रही थी। तुम झांग कियांग की पहली प्रतिक्रिया भागने की थी। हालांकि उसके पीछे से निंगक्षी की भयावह ठंडी आवाज गूंजी, आगे बढ़ो और भागो। देखते हैं कि तुम मेरी गोलियों से तेज भाग सकते हो या नहीं। झांग कियांग का पसीना बारिश की तरह बरस रहा था। वह अकड़कर मुड़ा और आराम से मुस्कुराया। बेटी, मैं तो तुमसे डर ही गया था। मुझे धोखा देने के लिए खिलौने वाली बंदूक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो? तो गोली चला। हिम्मत है तो गोली चला। चल, इधर गोली चला। निंगक्षी की उंगलियां हल्की सी हिलीं और उसने एक क्लिक के साथ बैरल पर साइलेंसर लगा दिया। फिर उसने ट्रिगर दबाया। फफ की आवाज के साथ गोली झांग कियांग की बाह को छूती हुई निकल गई और फिर फर्श पर आंखें फोड़ देने वाली चिंगारियों की एक लकीर खींच दी। जब उसने कार्रवाई पूरी की तब तक 3 सेकंड भी नहीं बीते थे। झांग कियांग ने अपनी बाह पर जलते हुए घाव को थामे रखा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी बहन, हे महान बहन, कृपया शांत हो जाओ। यह असली बंदूक है, ये खेलने के लिए नहीं है। आपका बयान? निंगक्षी ने रिकॉर्डर पेन उछाला। उसने बेहद अधीर भाव से अपने फोन पर समय देखा। लिटिल ट्रेजर अभी भी घर पर सो रहा था। अगर वह सुबह जल्दी उठ जाता और वह घर पर नहीं होती तो उसे जरूर चिंता होती, इसलिए उसे जल्दी से लिटिल ट्रेजर के साथ वापस जाना पड़ा। करूंगा, अभी रिकॉर्ड करूंगा। झांग कियांग जल्दी से रैंक कर रिकॉर्डर पेन उठा लाया। उसने उसे ऑन किया और खुद ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यह निंगक्षी नहीं थी। निंगक्षी ने मुझे रिश्वत नहीं दी थी। तलवार से छेड़छाड़ करने के लिए मुझे किसी और ने पैसे दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन था। मुझे एक गुमनाम ईमेल मिला और भेजने वाले ने मुझे बस ईमेल में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा और मुझे $1,00,000 की जमानत भी भेजी। उन्होंने कहा कि काम पूरा होने के बाद वे मुझे $1,00,000 और देंगे। बोलते हुए झांग कियांग ने ध्यान से निंगक्षी की तरफ देखा। उसके सामने खड़ी औरत के चेहरे पर बेहद अधीरता और उदासी थी। उसकी पुतलियां हल्की लाल थीं क्योंकि उसकी उंगलियां बंदूक की नली को सहला रही थीं। वह एक पागल, खूनी सन की लग रही थी। उसका रूप देखकर उसके रोंगटे खड़े होने वाले थे। अध्याय 155। बहुत बर्बर। लू जिंगली दरवाजे से बाहर निकलकर उसे बचाने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि स्थिति पूरी तरह से बदल गई है तो वह वहीं जम गया और शून्य दृष्टि से देखता रहा। अकेले ही? यार, वो असल में बंदूक ले आए। हे भगवान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो असल में एक बेरेटा 92F है। उसे ये कहाँ से मिली? लू जिंगली को यकीन नहीं हुआ। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसके मन में एक दुखद विचार कौन था। आज नायक बनने और संकट में फंसी युवती को बचाने का उसका दूसरा मौका असमय ही समाप्त हो गया। कमरे के अंदर झांग जियांग निंगक्षी के हाथ में बंदूक को घूर रहा था।
उसे डर था कि कहीं वह बिना कुछ कहे गोली न चला दे। उसने उसे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं दिया था। वह बहुत क्रूर थी। 3 मैंने जो कुछ भी कहा सब सच था, एक भी झूठ नहीं था, वरना बिजली गिर जाए मुझ पर। निंगशी कुछ नहीं बोली और यह साफ नहीं था कि उसे सचमुच उस पर यकीन था या नहीं। उसने बंदूक को अपने हाथों में तब तक घुमाया जब तक कि वह लगभग धुंधली नहीं हो गई। मेरे महान पूर्वज, ध्यान रखना कहीं गलती से आग न लग जाए। झांग जियांग उसे देखते ही अपनी पैंट में पेशाब करने वाला था। डर से कांपते हुए उसने जल्दी से पूछा, अगर तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं और गवाही दूं कि वो वही इंसान था, निंग जुएलुओ था जिसने मुझे पैसे दिए थे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ बिना किसी शर्त के। मैं तुम्हारी हर बात बिना किसी शर्त के करूंगा। उकसाने वाला कोई भी हो सकता है जिसे तुम चाहो। झूठ, वह तो निर्णायक सबूत चाहती थी। निंगशी ने बंदूक की नली उसकी थोड़ी पर तान दी और बोली, मुझे वह खाता संख्या बताओ जिसका उपयोग दूसरे पक्ष ने तुम्हें पैसे भेजने के लिए किया था और साथ ही वे सभी ईमेल भी बताओ जो उन्होंने भेजे थे। ठीक है, ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर पर हैं, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। हालांकि ईमेल गुमनाम है और बैंक खाता भी एक गुमनाम विदेशी खाता है। अगर मैं तुम्हें दे भी दूं तो भी ये शायद बेकार हैं। ये कहते हुए झांग जियांग ने अपने कंबल के नीचे से एक लैपटॉप निकाला। फिर उसने उसे दूसरे पक्ष के ईमेल और वायर ट्रांसफर की जानकारी दिखाई। निंगशी ने सब कुछ देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने कहा, ये कंप्यूटर अब मेरा है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? झांग जियांग ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, नहीं, मेरे महान पूर्वज, कृपया आगे बढ़ो और इसे ले लो, जो लेना है ले लो। निंगशी ने व्यंग्य किया। हाँ, वह उसे बड़ी बहन से महान पूर्वज कहने लगा था। ऐसे बदमाश को समझाने की कोशिश भी करो तो भी वह कभी नहीं सुनेगा। अगर तुम उससे समझौता करने की कोशिश करो तो वह कभी नहीं तृप्त होगा। 1 इंच भी दो तो मील भी ले लेगा। अगर तुम चालाकी करने की कोशिश करो तो वह और भी चालाक हो जाएगा। इसलिए हिंसा का जवाब हिंसा से देना ही एकमात्र उपाय बचा था। दरअसल इस देश लौटने के बाद यह उसका पहला मौका था जब उसने इस बंदूक का इस्तेमाल किया था। घबराहट से बचना नामुमकिन था, लेकिन कम से कम वह अभिनय में तो माहिर थी। जब तक वह अभिनय का दिखावा करती वह तुरंत शांत हो जाती। उसने यूं ही एक हत्यारे पागल का किरदार निभाने का फैसला कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसे काफी अच्छा नतीजा मिला है। अभिनय उनका प्रिय पेशा था, साथ ही यह उनकी खुद की रक्षा करने का तरीका भी था। तो फिर महान पूर्वज, क्या आपको कुछ और चाहिए? झांग जियांग ने घबराहट में कहा जब उसने देखा कि उसका अभी भी जाने का कोई इरादा नहीं है। निंगशी ने तीखी नजरों से उसे ऐसे देखा जैसे कुछ सोच रही हो। हाँ, मुझे थोड़ा सोचने दो। सोचो, क्या सोचो? जाहिर है मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे किसी भी गवाह को खत्म करने के लिए तुम्हें मार देना चाहिए। अगर तुमने किसी और को बता दिया कि मैंने तुम्हें इसके बाद जबरदस्ती बयान देने के लिए मजबूर किया तो क्या होगा? निंगशी ने बहुत ही सहज लहजे में कहा और वह बेहद गंभीर लग रही थी। झांग जियांग उसके सामने लगभग घुटनों के बल बैठ गया क्योंकि उसके पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई थी। यह नामुमकिन है। अगर तुम मुझे इस बात की नसें भी दो तो भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। वह सच बोल रहा था। कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना उसकी फितरत थी। इस बार निंगशी ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। उसने सचमुच कभी सोचा भी नहीं था कि यह कमजोर और नाजुक सी दिखने वाली युवती का इतना भयानक रूप होगा। उसने उसकी काली और भयावह आंखों में सीधे देखने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं उसे रात में बुरे सपने न आ जाएं। निंगशी हल्के से हंसी और बंदूक की नली से उसके गाल थपथपाते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। अध्याय 156, तुम्हारे हाथ कहाँ जा रहे हैं? झांग जियांग की पहली प्रतिक्रिया माफी मांगने जैसी थी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरे महान पूर्वज, कृपया मुझे छोड़ दो। अतीत में मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बकवास बोल दी। मैं आपसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? किसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी? निंगशी ने एक लात मारी। पलटकर खड़े होने के बाद झांग जियांग ने एक मासूम भाव धारण किया। लेकिन क्या आपने अभी नहीं कहा था? वह इस व्यक्ति के मूड स्विंग्स के कारण मिल रहे दुर्व्यवहार से पागल होने वाला था। निंगशी ने उसे ठंडी नजर से देखा। घर पर ही रहो और मेरे संपर्क करने का इंतजार करो। जब तक तुम मेरा साथ दोगे तब तक तुम्हारे लिए पैसे आते रहेंगे, वरना वह अब भी उससे संपर्क करना चाहती थी। क्या उसने उसे वो सब कुछ नहीं दे दिया था जो वो चाहती थी? क्या वे दोनों इस बात पर सहमत नहीं थे कि फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे? वह अब भी उसे क्यों परेशान कर रही थी? उसे पैसे नहीं चाहिए थे, वह तो जिंदा रहना चाहता था। झांग जियांग के पास बहुत सी अनकही शिकायतें थीं, लेकिन वह केवल उसकी मांगों से सहमत हो सकता था और निंगशी को उसकी दयालुता और अनुग्रह के लिए 1000 बार धन्यवाद दे सकता था क्योंकि उसने उसे बाहर भेज दिया था। नीचे जाने के बाद निंगशी ने अपना हेलमेट पहना और इंजन चालू कर दिया और सीधे लू निवास की ओर चल पड़ी। जब वह लू निवास पर पहुंची तो वह वास्तव में लू टिंगजियाओ के साथ तय किए गए समय से 1 घंटा पहले पहुंच गई थी। जब वह लिविंग रूम में दाखिल हुई तो लू टिंगजियाओ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उसे छोड़ा था। वह अभी भी लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था, मानो वह बिल्कुल भी हिला तक नहीं था। निंगशी ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने तुरंत पूछा, लू टिंगजियाओ, मैं वापस आ गई हूँ। क्या डार्लिंग लिटिल ट्रेजर जाग गया? उसने नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाकर उसका हालचाल पूछ रहा हूँ। रुको, लू टिंगजियाओ ने अचानक उसे रोकने के लिए आवाज लगाई।
क्या हुआ? किसी कारण से निंगक्षी को लगा कि लू टिंगजियाओ का मूड ठीक नहीं है। तुम कहाँ चली गईं? लू टिंगजियाओ का स्वर शांत और सम था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे सतह के नीचे कुछ अंधेरा छिपा है। निंगक्षी ने सहज ही खतरे को भांप लिया और जल्दी से जवाब दिया, मैं कुछ निजी काम निपटाने के लिए बाहर गई थी, बस। सब कुछ निपट चुका है। अब मैं ऊपर जा रही हूँ। अपनी बात खत्म करते ही उसने वहां से खिसकने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। एक पल बाद अचानक से निंगक्षी के शरीर को किसी जोर से खींचा गया और वह सोफे पर गिर पड़ी। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह लू टिंगजियाओ के आलिंगन में आ गई। निंगक्षी हैरान रह गई। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई, लू टिंगजियाओ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ कहाँ जा रहे हैं? लू टिंगजियाओ ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसे हर जगह छूना जारी रखा। अरे, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो मैं भी लड़ूंगी। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। तो इसे करें। निंगक्षी की नसें लगभग टूटने ही वाली थीं। भाड़ में जाओ। लू टिंगजियाओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें तो पहले ही पता चल गया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती, है ना? लू टिंगजियाओ ने भावशून्यता से उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा सकती? मैं क्योंकि बिल्कुल सही। क्यों? अगर कोई और होता तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती कि वह खूब पिटाई करती। जब निंगक्षी उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपना दिमाग लगा रही थी, लू टिंगजियाओ का हाथ खतरनाक तरीके से उसकी पैंट की कमर के पीछे एक वस्तु पर पड़ा। निंगक्षी की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कमर के पीछे छिपी बंदूक पल भर में लू टिंगजियाओ के हाथों में आ गई। लू टिंगजियाओ ने तुरंत बंदूक उनके सामने कॉफी टेबल पर फेंक दी। उसके प्रति हमेशा की तरह बेहद सौम्य भाव अब बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। उसने मानो बर्फ का कोई टुकड़ा उछाला हो। समझाओ। निंगक्षी को तुरंत ऐसा लगा जैसे टीचर ने उसे परीक्षा में नकल करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अपनी उंगलियां हिलाने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने बेफिक्री से मुंह बनाया और बोली, हे, ये तो बस नकली है। यह एक खिलौना बंदूक है जो मैंने खेलने के लिए खरीदी थी। क्या ऐसा है? क्या खिलौने वाली बंदूक में साइलेंसर की जरूरत होती है? लू टिंगजियाओ ने उसकी तरफ एक नजर डाली और बंदूक उठा ली। उसने उसे सीधे कोने में रखे हथेली के आकार के सफेद जेड फूलदान पर तान दिया और गोली चला दी। फूलदान तुरंत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। निंगक्षी जिस शांत भाव को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, वह भी फूलदान की तरह बिखर गया। अध्याय 157। उसकी चापलूसी विफल रही। हवा एकदम शांत थी। काफी देर बाद निंगक्षी ने बड़ी मुश्किल से अपनी सांस रोकी और बात को घुमाकर बदलने की कोशिश की। हाँ बिग बॉस, आपकी शूटिंग स्किल्स कमाल की हैं। शानदार, शानदार। आप बस थोड़ा ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हैं। वो फूलदान जरूर काफी महंगा रहा होगा, है ना? लू टिंगजियाओ की आंखें ठंडी थीं। यदि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। निंगक्षी का सिर निराश होकर नीचे झुक गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने सब कुछ कबूल नहीं किया तो तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दोगे। तुम बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो। सब कुछ कबूल करने के अलावा क्या उसके पास कोई दूसरा विकल्प था? निंगक्षी ने आह भरी और उसे घटनाक्रम समझाने के लिए बस इतना ही कह पाए, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि प्रॉप में कुछ गड़बड़ हो गई थी और मैंने गलती से निंगजुएलुओ को चोट पहुंचा दी थी? अभी प्रॉप मास्टर जिद कर रहा है कि प्रॉप बदलने के लिए मैंने उसे रिश्वत दी थी। क्या यह मुझे एक मुश्किल स्थिति में नहीं डाल रहा है? अगर वह अपने कबूलनामे पर अड़ा रहा तो न सिर्फ मेरा करियर बर्बाद होगा बल्कि मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। लू टिंगजियाओ ने शांति से उसकी ओर देखा तो निंगक्षी ने हल्के से खांसते हुए कहा, तो मैं उस आदमी को सच बोलने के लिए मजबूर करने गई थी। उसका बेपरवाह रवैया देखकर लू टिंगजियाओ के चेहरे पर तूफान के बादल उमड़ पड़े। निंगक्षी, क्या तुम जानती हो कि ऐसा करना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक था? एक लड़की होने के नाते निंगक्षी ने अपना सिर ढक लिया और बोली, मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन क्या मुझे इसके लिए मजबूर नहीं किया गया था? तुम नहीं जानते कि वह झांक की आंख कैसा है। वह एक बदमाश है। मैं ऐसे इंसान से निपटने के लिए केवल साधारण हिंसा का ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकती हो। तुमने मुझसे मदद मांगने से पहले ही इतना खतरनाक तरीका अपना लिया। लू टिंगजियाओ की आंखें गहरी निराशा से भर गईं। उस नजर ने अप्रत्याशित रूप से उसके दिल को दर्द से जकड़ दिया। ये पहली बार था जब लू टिंगजियाओ उस पर इतना गुस्सा हुआ था। निंगक्षी का चेहरा चिंता से भरा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंततः उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे सिरदर्द होने वाला है। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे इसकी आदत हो गई है। हर काम खुद ही हल करने की आदि, दूसरों पर निर्भर न रहने की आदि। वे दोनों फिर से मौन में डूब गए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास बंदूक है? निंगक्षी को अचानक ये बात याद आई और उसने संदेह से पूछा। गंध, लू टिंगजियाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। अरे, तो ऐसे? क्या बारूद की गंध थी? मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी सूंघने की शक्ति भी इतनी तेज है, बिग बॉस। हे। लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी रही, जो 1000 वर्षों से जमी हुई थी। उसकी चापलूसी विफल हो गई थी। निंगक्षी के चेहरे पर पूरी बेबसी के भाव थे। लू टिंगजियाओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मदद नहीं मांगना चाहती थी, बस तुम्हें ऐसे छोटे मोटे मामलों में खुद कदम उठाने की जरूरत नहीं है। क्या ये मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करने जैसा नहीं है? खैर, इस समय मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। तुम्हें इस बार सचमुच मेरी मदद करनी ही होगी। प्लीज प्लीज प्लीज।
मैं इसके बारे में सोचती रही और इसके लिए मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। इसलिए अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार नहीं भी हो तो भी मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। इस बार हालांकि उसकी अभिव्यक्ति ठंडी रही, उसने अंततः उसकी आंखों में देखा। बोलो। निंगशी ने राहत की सांस ली और जल्दी से बोली, बात कुछ ऐसी है। हालांकि मुझे आखिरकार झांग की आंख का कबूलनामा और मास्टरमाइंड से ईमेल और बैंक ट्रांसफर की जानकारी मिल गई है, लेकिन ये सारे सबूत सिर्फ मेरी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। लेकिन मैं मास्टरमाइंड को नहीं ढूंढ पाऊंगी। अगर मैं इस रंजिश का बदला न लूं तो यह मेरी सज्जनता नहीं होगी। मास्टरमाइंड को इतनी आसानी से छोड़ देना कितना बड़ा नुकसान होगा। तो मैं सोच रहा था, क्या कोई तरीका है जिससे मास्टरमाइंड के अकाउंट की जानकारी और आईपी एड्रेस डिकोड किया जा सके? बिग बॉस, ये तो आपके जीन्स की ही देन होगी कि डार्लिंग लिटिल ट्रेजर इतनी कम उम्र में ही इतनी होशियार है। तो बिग बॉस कंप्यूटर वगैरह में तो और भी ज्यादा प्रभावशाली होंगे। मुझे यकीन है कि आपके पास ऐसा करने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा, है ना? अध्याय 158, मुझसे और दूर चले जाओ। ठीक है, ठीक है, निंगशी ने हाथ जोड़कर विनती भरी मुद्रा में कहा। उसके चेहरे पर उम्मीद का भाव था और आंखों में चमक थी। एक तरफ ये लू टिंगजियाओ की चापलूसी करने के लिए था, दूसरी तरफ उसे सचमुच उसकी मदद की जरूरत थी। लू टिंगजियाओ 3 सेकंड तक चुप रही और अंत में सुनहरा शब्द बोला, हाँ सच में, तुम्हारे पास सचमुच कोई समाधान है? निंगशी इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग हवा में उछल पड़ी। तो फिर तुम्हें कितना समय चाहिए? लू टिंगजियाओ 1 घंटा कहने वाला था, लेकिन उसने अचानक अपना विचार बदल दिया। 1 रात? इतनी जल्दी? ये तो बहुत बढ़िया है। निंगशी इस खुशखबरी से बहुत खुश हुई और जल्दी से अपने बैग से एक लैपटॉप निकाला। यह वही लैपटॉप है जो मैंने झांक की आंख से लिया था। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? मैं इन्हें तैयार करने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लू टिंगजियाओ बोलते हुए उठ खड़ा हुआ और ऊपर की ओर चला गया। निंगशी उत्सुकता से उसके पीछे पीछे चली। अध्ययन कक्ष में पहुंचकर समझदार निंगशी दौड़कर लू टिंगजियाओ की कुर्सी खींचने में मदद करने लगी। फिर लैपटॉप लू टिंगजियाओ के सामने डेस्क पर रख दिया। फिर वह उसके लिए एक गिलास पानी डालने के लिए दौड़कर चली गई। लू टिंगजियाओ ने कुर्सी पर बैठने से पहले उसकी ओर एक सहज नजर डाली। फिर उसने अपना लैपटॉप निकाला और दोनों लैपटॉप को जोड़ने के लिए एक केबल निकाली। उसके बताए सबूतों पर सरसरी निगाह डालने के बाद उसने एक फाइल खोली और लैपटॉप स्क्रीन पर एक विंडो में कुछ जटिल दिखने वाले कोड डाले। निंगशी मेज पर झुकी और उत्सुकता से देखने के लिए पास आई, लेकिन जाहिर है उसे ये सब बकवास लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो जो कुछ भी कर रहा था वो बहुत ही शानदार लग रहा था। जब लू टिंगजियाओ टाइप कर रहा था तो उसने अपने कान के पास हल्की सांस लेने की आवाज सुनी, इसलिए उसने अचानक अपनी उंगलियां हिलाना बंद कर दिया और भौहें चढ़ाने लगा। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? निंगशी ने तुरंत तनाव से पूछा। लू टिंगजियाओ का स्वर थोड़ा ठंडा था। मुझसे और दूर हटो। वह बहुत पास झुकी हुई थी, इससे उसकी एकाग्रता प्रभावित हो रही थी। ठीक है। निंगशी सर्दियों में बैंगन की तरह सिकुड़ गई और अपना सिर नीचे कर लिया। उदास और निराश भाव से वह कमरे के सबसे कोने में जाकर सोफे पर बैठ गई। लड़की की दयनीय स्थिति को देखकर लू टिंगजियाओ ने उसे सांत्वना देने के लिए बोलना ही चाहा, लेकिन अंत में वह खुद को रोक लिया। निंगशी ने एक तकिया अपनी बाहों में समेट लिया और चुपचाप लू टिंगजियाओ के चेहरे को बगल से देखती रही, जो गंभीरता से काम कर रहा था। वह मन ही मन इस नजारे का आनंद ले रही थी। ये सच था कि पुरुष सबसे ज्यादा खूबसूरत तब लगते हैं जब वे पूरी लगन से काम करते हैं। कुछ देर के लिए अध्ययन कक्ष में केवल कीबोर्ड पर उंगलियों के टैप करने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। निंगशी वहां बैठी रही और काफी देर तक अपने विचारों से जूझती रही। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, लू टिंगजियाओ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आगे बढ़ो। क्यों? तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्या पूछें? निंगशी की उंगलियां मुठियों में बंध गईं। उस बंदूक के बारे में पूछो। तुम ये नहीं पूछोगे कि मेरे पास बंदूक क्यों है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुमने उम्मीद की थी, कि मैं बहुत डरावनी हूँ? लू टिंगजियाओ, बिल्कुल नहीं। निंगशी। ओह। लू टिंगजियाओ ने उससे पूछताछ जारी नहीं रखी, लेकिन निंगशी को मन ही मन बहुत दुख हुआ। उसने हमेशा उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद की थी। फिर भी वह अपने बारे में हर छोटी बड़ी बात छुपाती रही। इस प्रकार हालांकि लू टिंगजियाओ ने उससे लगातार सवाल नहीं पूछे, फिर भी निंगशी ने आगे आकर कहा, तुम्हें पता है कि अमेरिका में सार्वजनिक व्यवस्था कितनी खराब है और वहाँ बंदूक रखना कितना कानूनी है? मैंने वहाँ रहते हुए बंदूक चलाना सीखा था। हालांकि चीन में बंदूक रखना कानूनी नहीं है। ये बंदूक अवैध रास्तों से तस्करी करके लाई गई थी। मुझे ठीक से नहीं पता कि यह कैसे की गई। यह मुझे मेरे एक दोस्त ने दी थी, जिसने मुझे गोली चलाना सिखाया था। यह आत्मरक्षा के लिए ही है, जब मुझे इसकी बहुत जरूरत होती है। जब से मैं चीन वापस आया हूँ, मैंने इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया है। लू टिंगजियाओ ने सारी हरकतें रोक दी। तुम्हारा वह दोस्त कैसा इंसान है? अध्याय 159, क्या तुम सोचते हो कि मैं खतरनाक हूँ? ये सवाल सुनकर निंगशी थोड़ी परेशान सी दिखी। उसने सिर खुजाते हुए कहा, यह वही है जिसका जिक्र मैंने तुमसे पहले किया था। वह एक्स बॉयफ्रेंड जिसके साथ मैंने सिर्फ एक दिन डेट किया था। ये फिर वही आदमी था। चूंकि उन्होंने केवल एक दिन के लिए ही डेट किया था, तो फिर उनके बीच इतनी अधिक बातचीत क्यों हुई? लू टिंगजियाओ का चेहरा बेहद उग्र हो गया। क्या तुम्हें पता है कि इस तरह की बंदूक की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते 3 गुटों में बटे हैं? तुम्हारा दोस्त चाहे किसी भी गुट का हो, पुलिस के लिए वो सबसे अहम निशाना है।
वो हीरा भी शायद अवैध तरीके से लाया गया होगा। निंगशी ने अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया, मुझे पता है। तुम्हें इसके बारे में पता है? लू टिंगजियाओ का चेहरा और भी भद्दा हो गया। वह ये सब जानती थी और फिर भी ऐसे लोगों के साथ रहती थी। दूसरे की पृष्ठभूमि जानने का मतलब था कि वह और भी खतरनाक स्थिति में थी। निंगशी ने जल्दी से समझाया, उसका बैकग्राउंड थोड़ा खतरनाक हो सकता है। माफ करना, मैं तुम्हें उसकी पहचान नहीं समझा सकती। हालांकि वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति सबसे निम्नतम बिंदु पर पहुंच गई थी। उसी समय निंगशी को लगा जैसे वो एक शरारती बच्ची है जिसे उसके माता पिता ने कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया है। वो इतनी घबरा गई कि उसने अपनी उंगलियां आपस में दबा लीं और जरा भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। महान राक्षस राजा जब क्रोधित होता था तो भयानक लगता था। काफी देर बाद लू टिंगजियाओ ने आखिरकार कहा, मुझे बंदूक दे दो। उस आदमी के प्रति निंगशी की सुरक्षात्मक भावना ने उसकी समझदारी को लगभग नष्ट कर दिया था। ठीक है, निंगशी ने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से बंदूक सौंप दी। तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? लू टिंगजियाओ ने इसे निर्दयता से ले लिया, इसे जब्त कर लिया। निंगशी अचानक उसके ऊपर गिर पड़ी और पीड़ा से चीखी, आ, ऐसा मत करो, यह मेरा सुरक्षा कवच है। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल लापरवाही से नहीं करूंगी। मैं इसे किसी को पता नहीं चलने दूंगी। लू टिंगजियाओ ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, फिर उसने अपनी दराज खोली, एक और बंदूक निकाली और उसे देते हुए कहा, अब से इसी का इस्तेमाल करना। लू टिंगजियाओ द्वारा दी गई बंदूक को देखते हुए निंगशी की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये है। वह यह नहीं बता सकी कि वह किस मॉडल की बंदूक थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण बंदूक नहीं थी। क्या मैं इसे खोलकर देख सकती हूँ? निंगशी ने सावधानी से पूछा। लड़की की चमकदार आंखों से नजरें मिलाने के बाद लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। अनुमति मिलते ही निंगशी ने खुशी से बंदूक के टुकड़े तुरंत खोल दिए। उसे अलग करने के बाद उसने अंदर के ढांचे को अविश्वास से देखा। P226। मैंने कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए ये ज्यादा सुरक्षित है। लू टिंगजियाओ के चेहरे पर अब भी वही भाव थे, क्योंकि निंगशी को बंदूक चलाने, उसे खोलने और जोड़ने का ज्ञान स्पष्ट रूप से उसी आदमी से मिला था। निंगशी ने उस बंदूक को प्रशंसा से सहलाया, उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने कमजोर नजरों से उसकी तरफ देखा। उफ, जो 92F ले सकता है वो खतरनाक है, लेकिन चूंकि तुम P226 ले आए हो तो क्या तुम नहीं? 92F को दुनिया की सबसे बेहतरीन बंदूक माना जाता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि असल में P226 ही दुनिया की सबसे बेहतरीन बंदूक थी। ये 92F जितनी लोकप्रिय नहीं थी क्योंकि यह बहुत महंगी थी। ये सुनकर लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं खतरनाक हूँ? निंगशी ने जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? बिग बॉस, आप सबसे अच्छे हैं। आप मेरे लिए फरिश्ता हैं। क्या आप थके हुए हैं? क्या आपके कंधों में दर्द है? मुझे आपकी मालिश करने दीजिए। कड़ी मेहनत करते रहिए। बिना कुछ और कहे वह उसके पीछे गिड़गिड़ाती हुई दौड़ी और अपनी सारी ऊर्जा उसके कंधों की मालिश करने में लगा दी। जब उसने लड़की की मीठी और कोमल आवाज सुनी, हालांकि उसे पता था कि वह जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश कर रही है, लू टिंगजियाओ के चेहरे पर तुरंत गर्माहट आ गई। हालांकि वह जल्दी ही फिर से तनाव में आ गया। लड़की के कोमल हाथ उसके कंधों को सही मात्रा में जोर से सहला रहे थे। वह उसकी गर्दन और कनपटियों की भी बेहद पेशेवर तरीके से मालिश कर रही थी। वह गर्म एहसास और बल की सही मात्रा बहुत आरामदायक महसूस हुई और यह उसकी मौत भी होने वाली थी। अध्याय 160। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। बस बहुत हो गया। खुद पर नियंत्रण खोने से बचने के लिए लू टिंगजियाओ को मालिश रोकनी पड़ी। ठीक है। निंगशी ने ज्यादा सोचा नहीं और बंदूक का अध्ययन करती रही। इसके बाद उसने अनिश्चितता से लू टिंगजियाओ की ओर मुड़कर पूछा, ये बंदूक तुम सच में मुझे दे रहे हो? लू टिंगजियाओ, इसे अपने जन्मदिन का उपहार समझो। यह उपहार बहुत खास था। निंगशी ने धीरे से बंदूक को सहलाया। शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद है। इस बंदूक की सुरक्षा वाकई बहुत बेहतर थी। इसके अलावा ये दिखने में भी साधारण थी और जब तक इसे अलग न किया जाए कोई भी यह नहीं बता सकता था कि यह किस मॉडल की है। इसे इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सुविधाजनक था। निंगशी बंदूक को देखती रही और अपनी आंखों में आंसू भर आए। लू टिंगजियाओ, शुक्रिया। इससे पहले कोई भी मुझ पर इतना दयालु नहीं रहा। लू टिंगजियाओ का दिल थोड़ा द्रवित हुआ। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, निंगशी भावुक होकर बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिता हो। लू टिंगजियाओ, यह एक बहुत ही उच्च मूल्यांकन था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। इतनी देर हो गई है, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। निंगशी के उत्सुकता से बाहर भाग जाने के बाद लू टिंगजियाओ ने बिना पलक झपकाए अपनी पुरानी बंदूक को तोड़ दिया। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, सीरियल नंबर मिटा दिया गया था। हालांकि इससे संदिग्धों की सूची फिर से छोटी हो गई। 10 मिनट बाद निंगशी एक भाप से भरा भोजन का कटोरा लेकर वापस आई। लू टिंगजियाओ, क्या पकौड़े ठीक हैं? मैंने देखा कि पिछली बार जब हमने पकौड़े बनाए थे तब से कुछ अभी भी फ्रीजर में बचे हुए हैं, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ गर्म कर लिए हैं। यहाँ छोड़ दो। जरूर। लू टिंगजियाओ को इतना व्यस्त देखकर निंगशी को उसे परेशान करने का थोड़ा अफसोस हुआ। उसने कटोरा उठाया और कहा, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी, ठीक है? लू टिंगजियाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह पहले तो उसका प्रस्ताव ठुकराना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। मैं तुम्हें खिलाऊंगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगी।
बस अपने काम पर ध्यान दो। निंगशी ने जल्दी से चॉपस्टिक से एक पकौड़ा उठाया और ध्यान से उस पर फूंक मारकर उसे अपने मुंह में डाल लिया। लू टिंगजियाओ ने अपना मुंह खोलकर उस पकौड़े को खाने से पहले शांत भाव से अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखा। पिछली बार जब उसने इसे खाया था तो इसका स्वाद इतना अच्छा क्यों नहीं था। निंगशी ने उसे एक एक करके पकौड़े खिलाना जारी रखा जब तक कि उसने उसे पूरा कटोरा नहीं खिला दिया। जाओ आराम करो, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। लू टिंगजियाओ ने झांक की आंख का लैपटॉप उसे लौटा दिया और अपने लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित करने लगा। ओह ठीक है। निंगशी ने लैपटॉप को गले लगाया और कोने में सोफे पर बैठ गई। क्योंकि वह ऊब चुकी थी, उसने झांक की आंख के लैपटॉप को खंगालना शुरू कर दिया ताकि पता चल सके कि क्या उसे कोई सुराग मिल सकता है। अंततः उसे कुछ न कुछ मिल ही गया। उसे डी ड्राइव में इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स नाम का एक फोल्डर मिला। उसे खोलने पर उसने पाया कि उस फोल्डर में काफी वीडियो थे। शायद उस आदमी ने कुछ सबूत छुपाए थे और उसे नहीं बताया था। स्क्रीन पर संदेह भरी नजरों से देखते हुए निंगशी ने एक वीडियो खोला। लैपटॉप खोलते ही निंगशी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि जब उसने आखिरकार कुछ किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लैपटॉप से दिल की धड़कनें तेज हो गईं और कराहने की आवाजें निकल रही थीं, जो शांत अध्ययन कक्ष में बिल्कुल साफ और स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। निंग कसी लू टिंगजियाओ। निंगशी जमीन में एक गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफनाना चाहती थी। वह क्लिक करती रही लेकिन घबराहट के कारण वीडियो बंद नहीं कर पा रही थी। अंत में लू टिंगजियाओ और अधिक नहीं देख सका और वीडियो बंद करने में उसकी मदद करने के लिए उसके पास गया। निंगशी ने लैपटॉप फेंक दिया और शिकायत करते हुए कहा, उसके पास महत्वपूर्ण रहस्य नाम के एक फोल्डर में कुछ फाइलें थीं, इसलिए मुझे लगा कि ये सबूत हैं। मुझे पता होना चाहिए था। किसी भी आदमी के कंप्यूटर में कोई भी संदिग्ध फोल्डर निश्चित रूप से उस तरह का होगा। लड़की के आक्रोशित रूप को देखकर लू टिंगजियाओ ने अपनी भौहों के बीच की जगह को चुटकी से दबाया और पूरी तरह से असहाय होकर आह भरी, ये हो गया, आओ और देखो। उसने स्वार्थवश उससे कहा था कि वह इसे एक रात में ही पूरा कर लेगा और उम्मीद करता था कि वह उसके साथ अधिक समय बिता सकेगा। हालांकि अगर यह यातना जारी रही तो उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगा। अध्याय 161, उसे एक मनुष्य के रूप में न देखना। ये सुनते ही निंगशी ने तुरंत अपनी सारी शर्मिंदगी को अपने सिर के पीछे फेंक दिया। तुम्हारा काम हो गया, सब कुछ। लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया और उसे खुद देखने का इशारा किया। निंगशी को चिंता थी कि पहले तो वह समझ नहीं पाएगी, लेकिन अंत में उसने पाया कि लू टिंगजियाओ उसे कोड की उन जटिल पंक्तियों को देखने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे केवल स्क्रीन पर परिणाम दिखा रहा था। प्रेषक का आईपी पता उस अपार्टमेंट बिल्डिंग का था जहां निंग ज़ुएलुओ रहती थी, पर्ल रिवर ग्रैंड व्यू। इस गुमनाम विदेशी खाते का मालिक निंग ज़ुएलुओ का सहायक कुई कैजिंग था। मुझे लगता था कि इस तरह की हैकिंग सिर्फ टीवी पर ही होती है, खासकर गुमनाम खातों को हैक करना, क्योंकि वे बेहद सुरक्षित होते हैं। किसी बैंक को हैक करने के लिए आपको बैंक के सिस्टम में जाना होगा, ये लगभग नामुमकिन है। निंगशी इतनी उत्साहित थी कि वह काफी देर तक बोल नहीं पाए। आखिरकार उसने लू टिंगजियाओ को गले लगा लिया। बिग बॉस, आप कमाल हैं, लू टिंगजियाओ। उसी समय लू टिंगजियाओ को एहसास हुआ कि अब वह समस्या का सामना करने से बच नहीं सकता। निंगशी को अब उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे उस पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वह भूल गई थी कि वह एक आदमी है। सरल शब्दों में कहें तो अब वह उसके साथ एक मार्गदर्शक और अच्छे मित्र की तरह व्यवहार करने लगी थी। वह कभी कभी उसे पिता भी मानती थी, लेकिन कभी उसे एक पुरुष के रूप में नहीं देखती थी। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि यह एक शुभ संकेत भी था। जिस समय का वह इंतजार कर रहा था वह निकट आ रहा था। अपनी अशांत भावनाओं को शांत करने के बाद ही लू टिंगजियाओ ने बात की और उससे एक प्रश्न पूछा, आप इन सारे सबूतों का क्या करेंगे? इस सबूत को सार्वजनिक करने की कोई जल्दी नहीं है। निंग ज़ुएलुओ को मुसीबतें खड़ी करने दो। वो जितनी ज्यादा मुसीबतें खड़ी करेगी, वक्त आने पर उसे उतनी ही कड़ी मार पड़ेगी। मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या तैयारी कर रहे हैं? ओह लू टिंगजियाओ, मुझे थोड़ी देर पकड़ो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फर्श हिल रहा है? जैसे ही उसने हिलना कहा, निंगशी की दृष्टि काली हो गई और वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। निंगशी, लू टिंगजियाओ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसकी बाहों में उसका कोमल शरीर जल रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ तो वह झुलस रहा था। उसने पहले भी इस गर्मी का एहसास किया था, लेकिन उसे लगा कि वह बस कल्पना कर रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सचमुच बीमार है। लू टिंगजियाओ ने उस व्यक्ति को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से नीचे की ओर भागा। चाचा युआन, गाड़ी तैयार करो। बूढ़ा बटलर स्थिति देखकर हैरान रह गया। मिस शी को क्या हुआ? मुझे नहीं पता। लू टिंगजियाओ इतना घबरा गया था कि उसका हमेशा का बर्फीला मुखौटा टूट गया था। उसे पता नहीं था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर में बची हुई दवाइयां थीं या उसे बस बुखार था, या शायद झू शियांगचेंग ने उसे कुछ और दे दिया था। इस समय लू टिंगजियाओ आत्मग्लानि में डूबी हुई थी। उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाकर चेकअप करवाना चाहिए था, लेकिन उसने न सिर्फ ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे अस्पताल भेजने में भी बहुत देर कर दी थी। उसे इतना व्यस्त रखकर उसने उसे थका भी दिया था। इतना कुछ हो चुका था, वह बहुत दबाव में रही होगी। अब तक टिके रहने के कारण शायद वह अपनी सीमा पार कर चुकी थी। बड़े युवा स्वामी, ज्यादा घबराए नहीं, लगता है मिस शी को बस बुखार है। क्यों न हम फैमिली डॉक्टर को बुलाकर दिखाएं। हालांकि लू टिंगजियाओ पहले ही किसी भी सुझाव को अनसुना कर चुकी थी। ड्राइवर कार लेकर आया और उसे तुरंत उसमें बिठाकर अस्पताल ले चलो।
इतना कहने के बाद वह कार के बाहर खड़े बटलर की ओर मुड़ा और उसे निर्देश दिया, किन मुफेग को भी बुलाओ। जी सर। बटलर असहाय होकर सहमत हो गया। यदि वह पहले भी अनिश्चित था तो अब सबसे बड़े युवा मास्टर का व्यवहार देखकर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये लड़की संभवतः उनकी भावी सबसे बड़ी युवा मालकिन बनने वाली थी। अध्याय 162। मेरी पत्नी बहुत प्यारी है। जब बटलर ने किन मुफेग को बुलाया तो लू जिंगली उसे एक बार में ले गया था और वे शराब पीते हुए गपशप कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि निंग शी बेहोश हो गई है तो वे दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल में सबसे ऊपरी मंजिल पर वीआईपी वार्ड है। जैसे ही किन मुफेग और लू जिंगली वार्ड में पहुंचे उन्होंने निंग शी को बिस्तर पर लेटे देखा। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था, उसे आईवी लगा हुआ था और लू टिंगजियाओ उसके बिस्तर के पास एक प्रभावशाली उदास भाव लिए बैठी थी। लू जिंगली और किन मुफेग ने एक दूसरे को देखा। वे लू टिंगजियाओ के चेहरे से स्पष्ट रूप से भयभीत थे। तभी एक नर्स दवा की ट्रे लेकर अंदर आई। लू जिंगली ने जल्दी से उसे एक तरफ खींचकर धीरे से पूछा, मरीज कैसी है? क्या दिक्कत है? क्या गंभीर है? मरीज को 39.6 डिग्री सेल्सियस बुखार है, नर्स ने जवाब दिया। ओह बुखार? क्या बुखार? लू जिंगली हक्की बक्की रह गई। क्या तुम्हें यकीन है कि यह बुखार है? ये बस बुखार है। हाँ हमें यकीन है, हमने पूरा शरीर चेकअप कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कृपया चिंता न करें। वार्ड के मिस्टर हमसे कई बार पूछ चुके हैं, नर्स ने बिना किसी उतावलेपन के जवाब दिया, क्योंकि वार्ड में मौजूद वो लड़का और दरवाजे पर खड़े ये दोनों बहुत ही खूबसूरत थे। अगर वे उससे यही सवाल 100 बार भी पूछते तो भी वह उनका जवाब देने को तैयार थी। लू जिंगली ने दरवाजे की चौखट को कमजोरी से पकड़ा और अपने धड़कते दिल पर थपथपाया। भाई क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? उसे तो बस बुखार है, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे उसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई हो? किन मुफेग ने भी बेबस भाव दिखाया। आपने मुझे भी बुलाया, हालांकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं मन को ठीक करता हूँ, शरीर को नहीं। लू टिंगजियाओ ने अपनी नजर उठाई और किन मुफेग पर एक ठंडी नजर डाली। चूंकि निंग शी ने पहले ही आपकी जगह ले ली है इसलिए शायद मुझे इस खर्च पर बचत करनी चाहिए। उसका स्पष्ट मतलब था कि वह उसे नौकरी से निकाल देगा। वह हर साल किन मुफेग को जो राशि देता था वह सस्ती नहीं थी। उफ प्लीज ऐसा मत करो। लिटिल ट्रेजर को ठीक करने के अलावा मेरे और भी काम हैं। मैं इस अस्पताल के एक मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट से परिचित हूँ, मैं उन्हें अभी बुलाकर निंग शी के लिए एक न्यूट्रिशन प्लान बनवाता हूँ। किन मुफेग को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। जब से निंग शी आई थी वह काफी आलसी सा हो गया था। लिटिल ट्रेजर और लू टिंगजियाओ को अब उसकी जरूरत नहीं रही, यहाँ तक कि उनके साप्ताहिक थेरेपी सत्र भी रद्द हो गए थे। किन मुफेग के जाने के बाद लू जिंगली ने देखा कि लू टिंगजियाओ का सिर उसके फोन पर झुका हुआ था और वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, भाई तुम क्या देख रहे हो? उसका भाई कब से इंटरनेट का आदी हो गया था। अंत में जब वह पास गया तो उसे आश्चर्य हुआ। वास्तव में उसके भाई ने पहले की निगरानी फुटेज को अपने फोन में कॉपी कर लिया था। क्या बकवास है भाई, तुम ये क्या देख रहे हो? जियाओ जिक्सी इतनी डरावनी लग रही है। जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो नाटक कर रही है या सच में। लू जिंगली बोलते हुए कांप उठा। हालांकि अभी उसका भाई वास्तव में इसे लूप पर चला रहा था और यहाँ तक कि एक रहस्यमय अभिव्यक्ति भी थी जो व्यवहारिक रूप से उसके विचारों को प्रसारित करती थी। मेरी पत्नी बहुत प्यारी है। वह सचमुच आशा से परे था। सच में तुम दोनों के दिल एक जैसे जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे सोचने का तरीका भी एक जैसा है, सरल और हिंसक। टीएसके तुम सच में एक परिवार हो। लू जिंगली ने विलाप किया। लू टिंगजियाओ ने बीमार बिस्तर पर लेटी लड़की के चेहरे को सहलाया। उसके प्रति उसका गर्व दिन की तरह स्पष्ट था। अपनी इकलौती कुत्ते जैसी आंखों को अंधा होने से बचाने के लिए लू जिंगली ने अपना सिर उस अति रोमांटिक दृश्य से हटा लिया। तुम्हें अब तक अपराधी की पहचान मिल गई होगी, है ना? क्या अगला कदम इंटरनेट पर इसकी घोषणा करके जियाओ जिक्सी को अपना नाम साफ करने में मदद करना है? मैं अभी जाकर करता हूँ। अध्याय 163। उसकी पसंद इतनी ज्यादा नहीं है। लू टिंगजियाओ की आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक उठी। कोई जल्दी नहीं है, लू जिंगली ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। ठीक है, हमारे पास अपना तुरुप का पत्ता तो है ही, उसे और परेशान करने दो। इस तरह जब समय आएगा तो और मजा आएगा। निंग शी के लिए एक अनुबंध तैयार करो, लू टिंगजियाओ ने निर्देश दिया। ये सुनकर लू जिंगली की आंखें तुरंत चमक उठीं। एक अनुबंध? भाई तुम आखिरकार भाभी को स्वर्ण युग में लाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन एज के सभी मैनेजरों की प्रोफाइल का एक सेट मेरे लिए भी तैयार कर दो। उनके शब्दों को लू जिंगली के प्रश्न का अप्रत्यक्ष उत्तर माना जा सकता है। समझ गया। आप जियाओ जिक्सी के लिए खुद मैनेजर चुनने वाले हैं। हे भगवान, अगर आप मुझे जियाओ जिक्सी जैसा 0.001% भी दें तो मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगी। लू जिंगली ने खिन स्वर में शिकायत की। ये सुनकर लू टिंगजियाओ ने उसकी ओर एक तिरछी नजर डाली और अचानक एक हाथ से उसकी ओर बढ़ा। लू जिंगली ने सोचा कि वह उसे हरा देगा और अवचेतन रूप से उसका हाथ बचाने के लिए पीछे हट गया। इस बार मैंने क्या गलत कहा? अंत में लू टिंगजियाओ ने बस उसकी गर्दन के पीछे थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। यह इशारा उसके भाई की ओर से अत्यंत आत्मीयतापूर्ण था। लू जिंगली अप्रत्याशित अनुग्रह से अभिभूत था और स्वर्ग में चढ़ने वाला था। यहाँ तक कि उसके कान भी थोड़े लाल हो गए थे। भाई तुम क्या कर रहे हो? लू टिंगजियाओ ने उसे देखते हुए भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसका स्वर बहुत ही सौम्य था। पूरे दिन सिर्फ खेलने के बारे में मत सोचो, कड़ी मेहनत करो और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके साथ तुम अपने बाकी दिन बिताना पसंद करो। लू जिंगली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया,
फिर उसका शरीर जोर से कांप उठा। हे भगवान, तुम मुझे डरा रहे हो। भाई, अचानक तुमसे इतना गर्मजोशी भरा व्यवहार पाना मुझे उससे भी ज्यादा डरा रहा है जब तुमने मुझे पीटा था। शादी जरूरी है, जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लू टिंगजियाओ बोली। ओह प्लीज मत करो भाई, मुझे आज़ादी से घूमने दो। प्लीज मुझे आज़ाद छोड़ दो, मैं अब तुम्हें छेड़ूंगी नहीं। प्लीज अपनी हमेशा की तरह ठंडी रहो। लू जिंगली डर के मारे लगभग अपनी पैंट में पेशाब करने लगा। क्या होगा यदि उसका भाई भी उसके जैसी ही डरावनी महिला को चुन ले? अगर उसने जियाओ जीक्सी जैसी औरत को चुना तो क्या होगा? वह उसे संभाल नहीं पाएगा। उसकी पसंद इतनी ज्यादा नहीं है, उसे सज्जन महिलाएं पसंद हैं। लू जिंगली को अचानक अपनी आपाधापी के बीच कुछ समझ आ गई। भाई, ऐसी बातों की चिंता करना हम मर्दों के बस की बात नहीं। तुम अपनी भाभी के साथ घर बसाने तक इंतजार क्यों नहीं करते? फिर भाभी ही मुझे किसी से मिलवाती हैं। मेरी भाभी में वाकई बहुत समझ है। लू टिंगजियाओ ने सुझाव सुनने के बाद एक पल के लिए सोचा। ठीक है। लू जिंगली ने अपनी छाती थपथपाई और राहत की सांस ली। वह बाल बाल बच गया। अतीत में तो उनकी गर्लफ्रेंड्स बहुत जल्दी बदल गई थीं, लेकिन अब तो लगभग आधा साल हो गया है जब से वह सिंगल हैं। किसी वजह से उसे लगने लगा था कि डेटिंग का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल वह दोबारा डेटिंग शुरू ही नहीं करना चाहता था। खासकर अपने भाई को निंगक्षी के साथ देखने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि अतीत में जो प्यार उसे मिला था वह अब निरर्थक था। ठीक है, उसने मान लिया। उसे जलन हो रही थी। उसे जलन हो रही थी कि उसके भाई को आखिरकार 32 साल इंतजार करने के बाद भी अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। उसे नहीं पता था कि उसे अपना प्यार जिंदगी में कभी मिल भी पाएगा या नहीं। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता उतना ही दुखी होता जाता। इसलिए उसने ठान लिया कि अब यहाँ नहीं रुकेगा और दिखावे के लिए गालियाँ नहीं सुनेगा। भाई, अगर और कुछ नहीं है तो पहले मैं विदा लेता हूँ। मैं जल्दी से तुम्हारी जरूरत की चीजें तैयार करके भेज दूंगा। अलविदा टिल्डा। अगले दिन शाम तक निंगक्षी की नींद नहीं खुली। जब उसने फिर आंखें खोली तो उसे लगा जैसे उसका शरीर तैर रहा हो। उसका दिमाग धुंधला गया था और ऐसा लग रहा था जैसे पिछला दिन कई साल पहले हुआ हो। जब लू टिंगजियाओ ने वार्ड का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने ये दृश्य था। खिड़की के बाहर से आ रही सूर्यास्त की रोशनी में ढीले ढाले अस्पताली गाउन में सजी लड़की ऐसी लग रही थी मानो अभी अभी जागी हो। वह अस्पताल के सफेद बिस्तर पर स्पष्ट रूप से असमंजस में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव था जो सहानुभूति और स्नेह के साथ साथ उसे अपनी बाहों में लेने की तीव्र इच्छा भी जगा रहा था। अध्याय 164। क्या आपके पास खाने की ताकत है? तुम जाग गई हो। लू टिंगजियाओ उसे चौंका देने से डर रहा था, इसलिए वह हल्के कदमों से उसके पास गया। उसने अपनी बड़ी हथेली से उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। लू टिंगजियाओ। निंगक्षी की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी क्योंकि वह उसकी ओर देख रही थी। हाँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? निंगक्षी हैरान थी। क्या ये अस्पताल है? मुझे क्या हुआ? कल तुम 39 डिग्री बुखार से बेहोश हो गई थी। कल अचानक कैसे वह बेहोश हो गई थी? ये सोचकर लू टिंगजियाओ अपने उदास होते चेहरे पर काबू नहीं रख सका। निंगक्षी ने अपना सिर खुजलाया। मुझे बुखार था, अब मुझे अपने शरीर में कोई ताकत क्यों नहीं लग रही? ये भूख की वजह से होगा। तुम तो लगभग पूरा दिन और पूरी रात सो चुकी हो। लू टिंगजियाओ ने उसकी पीठ के लिए तकिया लाने से पहले खाने की मेज लगाने में उसकी मदद की। मुझे लगा कि तुम उठने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए रात का खाना मंगवाया। शुक्रिया। निंगक्षी ने सामान समेटने में व्यस्त उस आदमी की तरफ देखा और अपने होंठ भींच लिए। वह उसकी ठुड्डी छूने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी उंगलियों की गर्माहट से लू टिंगजियाओ चौंक गया। उसकी नजरें गर्म थीं और उसने लड़की को देखा। हम कुछ गड़बड़ है क्या? निंगक्षी की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने उसके थके हुए रूप और थोड़ी पर उगे बालों को देखा। क्या तुम पूरी रात मेरा ख्याल रख रहे थे? तुम्हारी दाढ़ी भी बढ़ गई है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर सो गया। दरअसल उसने 1 मिनट से भी आंखें बंद नहीं की थीं और न ही साफ सफाई करने का मन था। जब तक वह जाग नहीं गई तब तक उसका दिल शांत नहीं हुआ था। खाओ, अभी तेल वाला खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ दलिया लाया है। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं कुछ और स्वादिष्ट लाऊंगा। लू टिंगजियाओ ने दलिया का कटोरा और चम्मच उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। क्या तुम में खाने की ताकत है? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? निंगक्षी ने कोई आवाज या हरकत नहीं की। लू टिंगजियाओ ने शक से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ तो बात है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। निंगक्षी ने जल्दी से उसे वापस खींचा। अरे, मैं ठीक हूँ, बस अभी पूरी तरह से होश में नहीं हूँ। मैं बेहोश हो गई थी। लू टिंगजियाओ ने शांत होकर कहा। अब आपको भरपूर आराम की जरूरत है। अपने विचारों को बेकाबू मत होने दीजिए। ठीक है। निंगक्षी ने सिर हिलाया और अपना ध्यान दलिया खाने पर केंद्रित कर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वह मीलों दूर है, मानो उसका मन किसी यात्रा पर निकल गया हो। लू टिंगजियाओ उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था कि वह डर गई। ऐसा नहीं था कि उसने शुरू से ही उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि वह जानबूझकर इसे नजरअंदाज करती रही थी और आखिरकार उसे इसकी आदत भी हो गई। क्या उससे पहले वाले आदमी ने जो कुछ भी किया था वह सचमुच कृतज्ञता का ऋण चुकाने के लिए ही था? अगर वह उसे अपना दोस्त भी मान ले तो कौन अपने दोस्तों के लिए इतनी दूर तक जाएगा? उसे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना था, इसलिए यह विचार उसके दिमाग में कौंधा और गायब हो गया। भोजन के बाद निंगक्षी को अंततः कुछ ऊर्जा प्राप्त हुई। उसने जल्दी से अपने दिमाग से अराजक विचारों को निकाल दिया और काम पर लग गई।
लू टिंगजियाओ, क्या मेरा फोन यहाँ है? लू टिंगजियाओ ने अपने चेहरे पर नाराजगी जाहिर की। मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम्हें भरपूर आराम करने की जरूरत है। निंगशी ने हाथ जोड़कर विनती की, इतनी देर तक सोकर मैं पहले ही काफी आराम कर चुकी हूँ और अभी अभी पेट भरकर खाया है। अगर अब तुम मुझे कुछ नहीं करने दोगे तो मुझ पर फफूंद लग जाएगी। लू टिंगजियाओ ने देखा कि वह काफी बेहतर दिख रही थी और वह उसकी पिल्ला जैसी आंखों का विरोध नहीं कर सका, इसलिए उसने उसका फोन निकाला और उसे दे दिया। इसके बाद वह थर्मामीटर लेकर आया और बोला, अपना तापमान नाप लो। निंगशी ने आज्ञाकारी होकर थर्मामीटर मुंह में रखा। फिर उसने एक वेब पेज खोला और मनोरंजन की ताज़ा खबरें देखने लगी। हालांकि जब उसने नवीनतम सुर्खियां देखीं, लैंड अंडर हेवन के सेट पर योजनाओं की भरमार है। फेम फेटेल रैंक में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकती। निंगजुएलुओ की चोट, क्या यह एक दुर्घटना थी या यह एक योजनाबद्ध हत्या थी? स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ने अनुचित प्रतिस्पर्धा के बहिष्कार का समर्थन किया, अपने कलाकारों के सुरक्षा अधिकार की रक्षा की। निंगजुएलुओ के कार्यालय ने एक वकील का पत्र जारी किया है। निंगशी पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गई है, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अध्याय 165, तुम महान दानव राजा कहलाने के योग्य हो। इसके बाद निंगशी ने अपना वीबो खोला तो देखा कि उसकी पूरी स्क्रीन गालियों से भरी हुई थी। इस बार ये जिया किंगकिंग वाली घटना से कई गुना ज्यादा बुरा था। आखिरकार निंगजुएलुओ जिया किंगकिंग से कहीं ज्यादा लोकप्रिय थी और उनके प्रशंसक भी ज्यादा मजबूत थे। वो कुतिया निंगशी इतने दिनों से लोगों की नजरों से छिप रही है, उसे जरूर ग्लानि हो रही होगी। अपनी साजिश का पर्दाफाश होते देख वो भाग तो नहीं सकती थी, है ना? आखिरकार इस बार उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लग सकता है। अगर मुकदमा दायर हुआ तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि पहली बार किसी और की जलन की वजह से उसे पीटा गया हो, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होने से ये पक्का संकेत है कि उसके चरित्र में कुछ गड़बड़ है। और हाँ, इस बार तो वह सबूतों के साथ पकड़ी गई। निंगजुएलुओ मनोरंजन जगत में एक नेक इंसान होने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने निंगशी की सीनियर होने के बावजूद कई बार उनका साथ दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निंगशी उसी हाथ को काटेगी जिसने उसे खाना खिलाया था और इतना घटिया अपराध करेगी। उनके जैसे लोगों की वजह से ही मनोरंजन जगत इतना भ्रष्ट होता जा रहा है। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ निंगकसी ने ही प्लान किया था? पहले उसने दूसरी नायिका की भूमिका के लिए जिया किंगकिंग को हटाया और अब वह निंगजुएलुओ को गिराने की साजिश रच रही है ताकि वह पहली नायिका की भूमिका निभा सके। सोचने पर ही डर लगता है। वो बहुत डरावनी है। जैसी की उम्मीद थी, सभी खूबसूरत औरतें बुरी खबर होती हैं। लू टिंगजियाओ की नज़र जब उसके फोन पर दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों पर पड़ी तो उसकी भौहें तन गईं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने कहा, इन्हें पढ़ना बंद करो। मुंह में थर्मामीटर लिए पालथी मारकर बैठी निंगशी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं। इन्हें पढ़ना वाकई बहुत मजेदार है। अपना तापमान मापने पर ध्यान दो। बोलना बंद करो। ओह, तुम ही थे जिन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया था। जब माप पूरा हो गया तो लू टिंगजियाओ ने थर्मामीटर देखा, 37.1 डिग्री। खुश होकर निंगशी ने तुरंत कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं ठीक हूँ? असल में मैं बहुत स्वस्थ हूँ। क्या मैं अब अस्पताल से जा सकती हूँ? निरीक्षण के लिए कुछ दिन और रुकें। मुझे अभी भी रुकना है, लेकिन मुझे डार्लिंग लिटिल ट्रेजर की बहुत याद आती है। निंगशी ने हताश होकर लिटिल ट्रेजर का जिक्र किया। वह पहले से ही रास्ते में है। लू टिंगजियाओ के स्वर में कोई छूट नहीं थी। तो ठीक है। निंगशी अंततः अवाक रह गई। लू टिंगजियाओ ने खाने की ट्रे रख दी और फिर बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? निंगशी को अचानक कुछ याद आया। मैं तुमसे यही पूछने ही वाली थी। क्या तुम सबूत की एक कॉपी मेरे फोन पर भेज सकती हो? मैं उसे किसी को भेज दूंगी। लू टिंगजियाओ ने उस पर नजर डाली, झांक की आंख। हालांकि निंगशी पहले से ही लू टिंगजियाओ की कातिलाना बुद्धि से परिचित थी, फिर भी वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। तुम बिग बॉस कहलाने के लायक हो। तुम बहुत चालाक हो। मैं झांक की आंख को हमारे द्वारा मिले सबूतों के आधार पर निंगजुएलुओ से पैसे ऐंठने के लिए मजबूर करके इन दोनों कुत्तों को एक दूसरे को काटने देने की योजना बना रही हूँ। निंगशी ने उत्तेजना में अपनी बात खत्म करते हुए सूखी खांसी की। उसने बेचैनी से लू टिंगजियाओ को देखा। क्या मैं बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हूँ? लू टिंगजियाओ ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपने विश्लेषण के साथ कहा, इस तरीके की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है और यह झांक की आंख को बहुत आसानी से छूट देता है। निंगशी ने सिर खुजाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा मकसद निंगजुएलुओ से पंगा लेना है। मैंने इसके अलावा किसी और चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एक पल के लिए विचार करने के बाद लू टिंगजियाओ ने कहा, झांक की आंख को लाभ उठाने देने के बजाय आप स्वयं उससे पैसे क्यों नहीं वसूल लेते? ये सुनकर निंगशी की आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आईं। क्या ये ठीक है? क्यों नहीं? लू टिंगजियाओ ने अपने सवाल का जवाब दिया। उसने तुरंत अपना विश्लेषण जारी रखा। निंगजुएलुओ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप शायद उससे लगभग $80 लाख मांग सकते हैं। यह आपके लिए स्टारलाइट के साथ अपना अनुबंध रद्द करने का सबसे अच्छा मौका है और आप उस पैसे से जुर्माना भर सकते हैं। लू टिंगजियाओ की बात सुनने के बाद निंगशी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। वह तो बस दूसरों को भड़काना चाहती थी, लेकिन यह महान राक्षस राजा तो कुछ और ही था। वह न सिर्फ उसकी हरकतों को तुच्छ समझता था, बल्कि उसे और भी ज्यादा दुष्ट बनना भी सिखा रहा था।
अध्याय 166 एक तेज रास्ता। ये सचमुच मामला निपटाने का एक उत्तम तरीका था। हालांकि खुद जबरन वसूली करने का विचार उसकी अंतरात्मा को अच्छा नहीं लगा। निंगक्षी ने उस रात हुई सारी बातें याद करके अपने होंठ काट लिए। कुछ ही देर बाद उसने मन ही मन व्यंग किया, अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी, वे तो इस मुकाम पर पहुंच ही गए थे। निंगक्षी ने तुरंत अपना मन बना लिया, ठीक है, सबूत मुझे भेजो और मैं निंग जुएलुओ से संपर्क करूंगी। इसे खुद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए ये कर दूंगा ताकि कोई भी आपका आईपी एड्रेस ट्रेस न कर सके। लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया। इस समय निंगक्षी लू टिंगजियाओ को ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई देवता हो। उसने आंखें फाड़कर कहा, वाह भगवान लू, आपका ये हुनर वाकई कमाल का है। क्या आप कोई छात्र स्वीकार कर रहे हैं? लड़की के चेहरे पर श्रद्धा देखकर लू टिंगजियाओ का मूड थोड़ा सुधर गया। उसने उसकी तरफ देखा, नहीं। निंगक्षी का चेहरा तुरंत निराशा से भर गया। ओह बेशक, वो किसी शिष्य को स्वीकार नहीं कर रहा था। बिग बॉस लू के पास रोज इतना सारा काम होता था, वो भला किसी शिष्य को कैसे स्वीकार कर सकता था? लू टिंगजियाओ ने उसे छिपे अर्थ के साथ देखा, यदि आप ये कौशल हासिल करना चाहते हैं तो वास्तव में एक तेज तरीका है। क्या? निंगक्षी ने नई ऊर्जा के साथ पूछा। लू टिंगजियाओ, मुझसे शादी करो। अगर वह उससे शादी कर ले तो जो कुछ भी उसका था वह सब उसका हो जाएगा, फिर उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निंगक्षी को खांसी का दौरा पड़ गया और वह अपने ही थूक से लगभग घुट गई। वह वास्तव में उसकी इस पद्धति में कोई दोष नहीं ढूंढ सकी, लेकिन क्या उसके साथ फिर से छेड़खानी हो रही थी? लू टिंगजियाओ ने एक पल के लिए लड़की के शर्मिंदा भाव का आनंद लिया, फिर उसने पूछा, क्या तुमने सोचा है कि अपना अनुबंध समाप्त करने के बाद तुम किस कंपनी में शामिल होगी? निंगक्षी ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, मैं अभी भी इसके बारे में सोच रही हूँ। बेहद सहज लहजे में बोलते हुए लू टिंगजियाओ ने कहा, इस बार अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद आपकी लोकप्रियता दूसरे और शीर्ष स्तर के अभिनेताओं के बराबर हो जाएगी। जब समय आएगा तो आपके लिए अगली कंपनी ढूंढना आसान हो जाएगा। निंगक्षी ने आह भरते हुए कहा, दरअसल ये काफी परेशानी वाली बात है। अगर मैं किसी छोटी कंपनी में काम करना चाहूँ तो ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, लेकिन भविष्य की संभावनाएं कम हैं। वहीं बिना किसी पृष्ठभूमि के किसी बड़ी कंपनी में काम करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी काफी एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन ये सब घोटालों की वजह से है। मेरे पास एक भी पूरा प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही अजीब स्थिति में हूँ। ओह टीचर लू, क्या आपके पास कोई सुझाव है? निंगक्षी ने पहले से ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लू टिंगजियाओ की राय लेना शुरू कर दिया था। लू टिंगजियाओ ने उसे एक गिलास पानी पिलाया और कहा, एक व्यवसायी के रूप में मेरे नजरिए से आप एक बहुत बड़ी संभावनाओं वाला निवेश हैं। मुझे ये देखने में दिलचस्पी है कि आप भविष्य में क्या मूल्य पैदा करेंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप गोल्डन एज में शामिल हो सकते हैं। जब उसने उसकी बातें सुनी तो निंगक्षी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे संभलने में काफी समय लगा। ओह बिग बॉस, क्या आप अभी मुझे व्यक्तिगत रूप से लुभा रहे हैं? लू टिंगजियाओ ने हंसते हुए कहा, तुम इसे ऐसे ही कह सकते हो। मैं सचमुच तुम्हें लुभाना चाहता हूँ। क्या तुम आओगी? धिक्कार है। क्या वह जिस लहजे का इस्तेमाल कर रहा था उसे बेईमानी नहीं माना जाना चाहिए? निंगक्षी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर वह गंभीर भाव से बोली, सच कहूँ तो अगर सब कुछ ठीक रहा और मैं स्टारलाइट को आसानी से छोड़ सकूं तो गोल्डन एज ही वह कंपनी है जिसमें मैं सबसे ज्यादा जाना चाहूंगी। गोल्डन एज पहले ही स्टारलाइट को पीछे छोड़कर उद्योग की शीर्ष मनोरंजन कंपनी बन चुकी है और इसका भविष्य निस्संदेह बेहतरीन है। लू टिंगजियाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपना हाथ बढ़ाया, तो फिर चलो एक सफल साझेदारी बनाते हैं। निंगक्षी ने अवचेतन रूप से अपना हाथ बढ़ाया, चलो एक सफल साझेदारी बनाते हैं। क्या हुआ अभी? वे यूं ही साथ काम करने लगे। वह तो पहले ही गोल्डन एज के साथ ऐसे ही समझौता कर चुकी थी। महान राक्षस राजा लोगों का अवैध शिकार करने में भी काफी कुशल था। अध्याय 167 हमारी भावनाएं परस्पर हैं। अरे हमारी साझेदारी तो ऐसे ही तय हो गई। निंगक्षी अभी भी कुछ हद तक हतप्रभ थी। मुझे आप में दिलचस्पी है और आपको भी गोल्डन एज में दिलचस्पी है। हमारी भावनाएं एक जैसी हैं, क्या कोई समस्या है? लू टिंगजियाओ ने उसके सवाल का जवाब अपने सवाल से दिया। हमारी भावनाएं परस्पर हैं। जिस तरह से उन्होंने इस वाक्यांश का प्रयोग किया, लू टिंगजियाओ दुनिया का आखिरी इंसान था जिसके लिए निंगक्षी मुसीबत खड़ी करना चाहेगी। इसलिए उसने बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हूँ। अगर भविष्य में मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दूं तो क्या होगा? अगर आप सब कुछ खुद संभाल सकते हैं तो आपको किसी प्रबंधन कंपनी की क्या जरूरत है? मैं तो इसीलिए हूँ। ओह निंगक्षी ने अपनी नाक रगड़ी। बहरहाल उसे पता चल गया था कि भले ही वह महान राक्षस राजा कम बोलने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसके द्वारा बोले गए हर शब्द का बहुत महत्व होता था। शब्दों की लड़ाई में वह उसे नहीं जीत सकती थी। निंगक्षी ने एक पल ध्यान से सोचा। चूंकि स्टारलाइट ने उनके प्रबंधन में रहते हुए उसके साथ कई बार अन्याय किया था, इसलिए उसके लिए उनके अनुबंध को समाप्त करने की मांग करना स्वाभाविक ही था और कोई भी इस विषय का इस्तेमाल उसे बदनाम करने के लिए नहीं करेगा। अब जबकि जुर्माना राशि तय हो चुकी थी और उसका दोष साफ होना बस समय की बात थी, तो यह असंभव था कि वह लू टिंगजियाओ को कोई परेशानी दे। कुछ देर सोचने के बाद वह अंततः निश्चिंत हो सकी। बिग बॉस, मुझे नौकरी पर रखने की आपकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए मैं आपके लिए पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप निराश नहीं होंगे। निंगक्षी ने तुरंत अपने बॉस के सामने अपनी ईमानदारी जाहिर की। उसे अभी भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। लू टिंगजियाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है,
मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। उसी समय निंगशी का मोबाइल फोन अचानक बज उठा। कॉलर आईडी पर भ्रष्ट शैतान राजा लिखा था। जियांग मुये ने पहले भी कई बार फोन किया था, लेकिन वह बहुत व्यस्त थी और फिर अचानक बीमार पड़ गई। उसे वापस फोन करने का समय ही नहीं मिला था। निंगशी ने लू टिंगजियाओ से कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने आगे बढ़कर कॉल रिसीव की। हेलो जियांग। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, फोन से एक ऐसी गर्जना आई जिसने उसके कान के पर्दे लगभग फाड़ दिए। निंगजियाओ शी, तुम कहाँ हो? ऐसे समय में तुम क्यों खिलवाड़ कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि लोग तुम पर कितनी बुरी तरह से छींटाकशी कर रहे हैं? वह एक बार उसे ढूंढने लू निवास गया था, लेकिन बटलर ने उसे बताया कि वह वहाँ नहीं है और न ही लू टिंगजियाओ। संयोग से उस दिन उसका जन्मदिन था और वे दोनों एक ही समय पर गायब हो गए थे। वह और क्या सोच सकता था? निंगशी ने बिना कुछ कहे अपना कान रगड़ा। कौन खेल रहा है? मैं अस्पताल में हूँ। जियांग मुये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आवाज़ तुरंत चिंता में बदल गई। क्या? तुम अस्पताल में हो? तुम्हें क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें पीटा है? निंगशी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। तुम्हें ही पीटा गया है? मुझे तो बस बुखार था, बस। तुम किस अस्पताल में हो? मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत व्यस्त हो, पहले अपने घर परिवार के कामों पर ध्यान दो। मेरा बुखार उतर चुका है और लू टिंगजियाओ मेरे साथ यहाँ है। लिटिल ट्रेजर भी बाद में आ जाएगा। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति अचानक कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने जियांग मुये को उदास होकर बोलते सुना। निंगशी, क्या तुमने वो ईमेल देखा जो मैंने तुम्हें भेजा था? अभी नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है। 2 दिन पहले से मैं एक के बाद एक समस्याओं से जूझ रहा हूँ और मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। कहानी लंबी है, पर जब समय मिलेगा तब बताऊंगा। जियांग मुये ने गहरी सांस ली। याद रखना, इसे जल्द से जल्द देखना। और हाँ, मुझे तुमसे पूछना है कि निंग जुएलुओ वाली स्थिति के बारे में तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं उस कमीने झांग कियांग को ढूंढने में तुम्हारी मदद करने वाला था, लेकिन जब मैंने उससे निपटने के लिए किसी को भेजा तो उसकी जगह पहले ही पूरी तरह खाली हो चुकी थी। तुम स्टारलाइट का हिस्सा हो, इसलिए मैं अपनी कंपनी के जनसंपर्क विभाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने मिंगे से सलाह ली है और तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय जनसंपर्क टीम से संपर्क किया है। निंगशी ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। इसके लिए धन्यवाद जियांग मुये, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होगी। मेरे पास पहले से ही कुछ सबूत हैं जो मेरी बेगुनाही साबित करेंगे। जियांग मुये ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या ये फिर से लू टिंगजियाओ था? अध्याय 168। उसे थोड़ा और लाड़ प्यार देना। मुझे वो सबूत खुद मिल गया। ठीक है, लेकिन लू टिंगजियाओ ने बाद में मेरी बहुत मदद की। ठीक है, मैं समझ गया। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। मैं फोन रख रहा हूँ। मेरा ईमेल जरूर देखना। ये ध्यान में रखते हुए कि वह अभी भी बीमार थी, जियांग मुये ने अपना गुस्सा काबू में रखा। चूंकि उसका मन ये पूछने का नहीं था कि लू टिंगजियाओ ने मुसीबत में फंसी युवती को कैसे बचाया, इसलिए उसने जोरदार लहजे में बात करके फोन रख दिया। धिक्कार है, अगर लू टिंगजियाओ ने उसे रोकने के लिए कोई चालाकी न अपनाई होती तो वह अभी उसके साथ होता। उसे ही इन सारी मुश्किलों में उसकी मदद करनी चाहिए। बेशर्म, बहुत बेशर्म। क्या वह जियांग मुये था? लू टिंगजियाओ ने सहजता से पूछा। हाँ, उसने पूछा कि क्या मुझे कोई मदद चाहिए। उसने तो ये भी कहा कि उसने मुझे एक ईमेल भेजा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। वो बार बार मुझे उसे देखने की याद दिला रहा है और बहुत रहस्यमय व्यवहार कर रहा है। शायद ये कोई जन्मदिन का मजाक है। उसने पिछले साल भी ऐसा ही किया था, जब उसने मुझे एक बहुत ही डरावना शरारत वाला वीडियो भेजा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे उसे 3 बार पीटना पड़ा, तब जाकर मैंने अपना सारा गुस्सा निकाला। निंगशी बुदबुदाते हुए अपनी शिकायतें कहने लगी। उसे ईमेल देखने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अपने टेक्स्ट मैसेज और मिस्ड कॉल्स देखती रही कि कहीं किसी और को तो जवाब नहीं देना है। ज्यादातर मिस्ड कॉल अपरिचित नंबरों से थी और संभवतः मीडिया से भी। जब वह कॉल लॉग के अंत में पहुंची तो उसे एक जाना पहचाना नाम दिखाई दिया। मिस्ड कॉल उसके जन्मदिन पर की गई थी। उन 2 शब्दों को देखकर निंगशी की उदासीन अभिव्यक्ति गर्मजोशी में बदल गई। मुझे लगा कि वह मेरा जन्मदिन भूल गया है। कौन है? लू टिंगजियाओ अवचेतन रूप से तनावग्रस्त हो गई। मेरा छोटा भाई तांगनुओ। लू टिंगजियाओ ने बिना किसी परिवर्तन के सिर हिलाया और शांत हो गया। उसने सोचा कि यह उसका पूर्व प्रेमी होगा। वह एक ऐसे व्यक्ति में बदलने वाला था जो उसकी जिंदगी में आने वाले हर नए व्यक्ति पर झपट पड़ता था। निंगशी ने तुरंत उसे वापस बुलाया। हेलो जियोनुओ टिल्डा जी, तुमने आखिरकार मुझे वापस बुला ही लिया। अब कैसी हो? ठीक तो हो? क्या उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया? मैंने अखबार में खबर देखी थी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वह महिला आप पर मुकदमा करने की कोशिश कर रही है। मैं आसान लक्ष्य नहीं हूँ। हम देखेंगे कि अंत में किस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तुम सचमुच ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम इतनी चिंता करती रहोगी तो मुझे शक होने लगेगा कि तुम 17 की नहीं बल्कि 70 की हो। निंगशी एक पल के लिए रुकी। लेकिन तुम मेरी बात पर यूं ही यकीन कर रही हो? अगर मैं सचमुच पागल हो गई और निंग जुएलुओ को उसकी भूमिका पाने के लिए जानबूझकर चाकू मार दिया तो क्या होगा? युवा किशोर की आवाज फोन पर भी स्पष्ट और उज्ज्वल सुनाई दे रही थी। मैं अपनी प्यारी बहन पर विश्वास करने से पहले दूसरों पर विश्वास क्यों करूं? ये सुनकर निंगशी के दिल में गर्माहट फैल गई। तुम छोटे बदमाश हो, कितनी मीठी बातें करते हो। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम ठीक हो तो मैं चिंता करना छोड़ दूंगा। अरे हाँ, मैंने तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी और वो तो बीत ही गया। कोई बात नहीं, अभी भी कहो तो भी यही हाल है।
शुक्रिया मेरे प्यारे सुंदर प्यारे छोटे भाई टिल्डा, इतना भावुक मत हो। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी, स्कूल शुरू होने वाला है, मुझे अपना गर्मियों का होमवर्क पूरा करना है। ठीक है, जाओ, खूब मेहनत करो जवान। कॉल के बाद निंगशी बहुत खुश थी। उसे कितना खुश देखकर लू टिंगजियाओ का मूड भी अच्छा हो गया। क्या आपके भाई के साथ आपके अच्छे संबंध हैं? हाँ, हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हमारी हमेशा से बहुत बनती रही है। मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी औरतों से ज्यादा मर्दों को महत्व देती थी, है ना? उस जमाने में अगर कोई अच्छा खाना होता था तो सिर्फ जियाओ नुओ ही उसे खा सकता था। मुझे मेज पर खाने की भी इजाजत नहीं थी। हालांकि जियाओ नुओ हमेशा मेरे खाने के लिए उसमें से कुछ छिपा देता था। जब भी दादी मुझे आंखों में खटकती और मुझे परेशान करने की कोशिश करती तो वह मुझे बचाने के लिए कूद पड़ता। वह वाकई बहुत अच्छा बच्चा है। जैसे जैसे वह बोलती गई निंगशी का उत्साह कम होता गया। क्या यह अजीब नहीं है? जिनसे मैं असल में रिश्तेदार हूँ वे मेरे साथ कट्टर दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जिनसे मैं बिल्कुल भी रिश्तेदार नहीं हूँ वे मेरे साथ परिवार जैसा व्यवहार करते हैं। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ऐसे लोगों के बीच हमेशा फायदे ही रिश्तेदारी से ज्यादा मायने रखते हैं। लू टिंगजियाओ ने लड़की के झुके हुए सिर पर धीरे से थपथपाते हुए कहा, तुम्हें बेहतर परिवार मिलेगा। हर बार जब वह उसे अपने बचपन के बारे में बात करते सुनता तो वह उसे और अधिक लाड़ प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाता था, मानो ऐसा करने से वह सब कुछ पूरा हो जाएगा जो उसने खोया था। अध्याय 169, वह सचमुच उसे चुराना चाहती है। निंगशी ने अपने कॉल लॉग्स देखने के बाद अपने टेक्स्ट मैसेज पढ़ना जारी रखा। जब वह आखिरी मैसेज पर पहुंची तो एक पल के लिए उसे देखती रह गई। मेरे प्रिय, मैंने वास्तव में आपकी हिम्मत को कम करके आंका है। प्रेषक वाइस, इस आदमी ने अचानक उसे ऐसा संदेश क्यों भेजा? उसने क्या किया था? लू टिंगजियाओ ने कॉल लॉग डिलीट कर दिया था, इसलिए निंगशी को स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं चला कि उस रात दोनों पुरुषों ने एक दूसरे से बात की थी। क्या कुछ गड़बड़ है? लू टिंगजियाओ ने यह महसूस करते हुए पूछा कि उसकी अभिव्यक्ति ठीक नहीं लग रही थी। कुछ नहीं, उसने बस उस व्यक्ति की तरफ से पागलपन का दौरा समझ लिया और उसे अनदेखा कर दिया। निंगशी ने अपना फोन रख दिया और पूछा, लिटिल ट्रेजर कब आ रहा है? वह जल्द ही पहुंच जाएगा। जैसे ही निंगशी ने ये सुना उसने अनजाने में अपने बालों को छुआ। वह हेयर क्लिप कहाँ है जो लिटिल ट्रेजर ने मुझे दी थी? ये यही है, मैंने इसे पहले रखने में आपकी मदद की थी। लू टिंगजियाओ ने बेडसाइड दराज को खोला और गुलाबी हेयर क्लिप उसे दे दी। निंगशी ने खुशी से उसे पहन लिया। निंगशी के सिर पर लगे हेयर क्लिप को देखकर लू टिंगजियाओ के दिल में अफसोस की लहर दौड़ गई। अगर उसे पहले पता होता तो वह उसे बंदूक नहीं देता। अगर उसने उसे कोई हार, कंगन या झुमके दिए होते तो शायद वह उन्हें हमेशा पहन पाती। दरअसल उसने पहले ही एक तोहफा तैयार कर रखा था, एक अंगूठी। बदकिस्मती से उसे देने का सही समय नहीं था। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निंगशी बिस्तर से उतरी और दरवाजा खोलने गई। जैसी उम्मीद थी लिटिल ट्रेजर आ गया था। प्रिय, तुम यहाँ हो। लिटिल ट्रेजर के वार्ड में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया वह था अपने छोटे पंजों से उसके कपड़ों को खींचना। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसे नीचे झुकने के लिए कह रहा था। क्या हुआ? निंगशी नीचे बैठ गई। लिटिल ट्रेजर ने तुरंत ही पूरी तरह गंभीर भाव से अपना माथा उसके माथे से टकराया। निंगशी जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। हे डार्लिंग, क्या तुम मेरा तापमान जांच रहे हो? आराम करो, मैंने अभी अभी थर्मामीटर से अपना तापमान लिया है, बुखार उतर गया है। लिटिल ट्रेजर के चेहरे पर अब भी चिंता के भाव थे। वह आईवी ड्रिप से उसके हाथ के पिछले हिस्से पर पड़े चोट के निशान को दिल के दर्द से घूर रहा था। निंगशी ने उस छोटे लड़के को अपनी बाहों में भर लिया और थपथपा कर उसे दिलासा दिया। अब और मत सिकोड़ो, चाची का सारा दर्द उसी क्षण दूर हो गया जब चाची ने तुम्हें देखा। वह छोटा सा बंद सचमुच एक चमत्कारी इलाज था। वह सचमुच उसे चुरा लेना चाहती थी। क्या आप टहलने के लिए नीचे जाना चाहेंगे? लू टिंगजियाओ ने सुझाव दिया। हाँ, दिन भर सोने के बाद उसे थोड़ा शरीर हिलाने का मन हुआ। लिटिल ट्रेजर को भी उसके साथ वार्ड में फंसाना ठीक नहीं था। वे तीनों लिफ्ट की ओर जाते हुए एक दूसरे वार्ड से गुजरे। वार्ड के बाहर कैमरा लिए पत्रकारों का एक समूह जमा था। जोरदार शोर मचा रहा था और वार्ड के अंदर मौजूद महिला का इंटरव्यू लेने के लिए होड़ लगा रहा था। शुए लुओ, क्या तुम अभी तक निंगशी से संपर्क करने में कामयाब हो पाए हो? अभी तक नहीं, उसकी कोई खबर नहीं है। निंगशी अपनी गिरफ्तारी के डर से भागने की कोशिश कर रही है। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आगे क्या करने का इरादा है? मुझे नहीं पता, मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कुछ करेगी। हमने सुना है कि निंग कॉर्पोरेशन और स्टारलाइट एंटरटेनमेंट दोनों ने अपनी आपत्ति जताते हुए अपना प्रायोजन वापस ले लिया है। क्या प्रोडक्शन टीम की ओर से कोई जवाब आया है? क्या वे निंगशी की जगह किसी और को लाने वाले हैं? मुझे इस बारे में निश्चित नहीं है। आप प्रोडक्शन टीम के प्रतिनिधि से पूछ सकते हैं। अगर निंगशी दोबारा आए और आपसे माफी मांगे तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? अगर उसे अपने अफसोस का दिल से एहसास है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी गलती को माफ कर सकता हूँ। हालांकि मनोरंजन जगत पर उसने जो नकारात्मक प्रभाव डाला है उसे सिर्फ माफी मांगने से दूर नहीं किया जा सकता और उसे माफ करना मेरे बस की बात नहीं है। निंगशी अचानक एक ऐसे दृश्य में पहुंच गई जहां निंग जुएलुओ एक मासूम फूल की भूमिका पूरी तरह से निभा रही थी। वह खुद को भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। अब उसे एहसास हुआ कि वह भी निंग जुएलुओ के साथ उसी अस्पताल में रह रही है और वे दोनों एक ही मंजिल पर रहते हैं। तभी एक रिपोर्टर की नजर निंगशी पर पड़ी जो वार्ड के ठीक सामने लिफ्ट के पास खड़ी थी।
उसने अचानक हैरानी से चिल्लाकर कहा, निंगशी। अध्याय 170। यह निंगशी कैसे हो सकता है? निंगशी? कहाँ? निंगशी यहाँ है? ऐसा नहीं हो सकता। उसने सचमुच यहाँ आने की हिम्मत की। वहाँ। एक क्षण में ही सभी पत्रकारों ने अपने कैमरे उठा लिए और नवीनतम सुर्खियां लेने के लिए तैयार हो गए। निंगशी की भौहें तन गईं। उसकी पहली प्रतिक्रिया लिटिल ट्रेजर की रक्षा करना और उसे डराना नहीं था। उसे अपनी सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं थी। हालांकि उसके नन्हे बन को ढकने का इंतजार किए बिना ही उसने महसूस किया कि एक बड़ी हथेली ने उसके सिर को अपने गर्म आलिंगन में दबा लिया। इसके बाद नन्हे बन के कोमल छोटे हाथ ने उसके एक हाथ को कसकर पकड़ लिया, मानो उसे आश्वस्त कर रहा हो और कह रहा हो कि डरो मत। जहाँ तक उन पत्रकारों का सवाल है, वे सभी उनसे 10 कदम दूर ही रुक गए। धूप का चश्मा और सूट पहने 2 लंबे चौड़े आदमी अचानक कहीं से प्रकट हो गए। उग्र भाव लिए उन्होंने बाउंसरों की तरह पत्रकारों का रास्ता रोक लिया। अरे, तुम कौन हो? रास्ते से हट जाओ। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। एक रिपोर्टर दिलचस्प खबर पकड़ने में इतना मग्न था कि बिना सोचे समझे बोल पड़ा। हालांकि भीड़ में एक तेज तर्रार व्यक्ति था जिसने जल्दी से वक्ता को पीछे खींच लिया और बेहद डरे हुए भाव से बोला, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। क्या तुम पागल हो? ये लू ऑपरेशन के अंगरक्षक हैं। लू निश्चित रूप से तुम्हारा मतलब यह नहीं है। लू, तुम मत बताओ, इस राजधानी में कितने लू हैं? तुम्हें ये कैसे पता? ऐसा तो नहीं कि यह उनके चेहरों पर खुदा हुआ है। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम उनकी वर्दी पर प्रतीक नहीं देख सकते? याद दिलाए जाने पर सब एक साथ 3 कदम पीछे हट गए। जिन लोगों ने ताना मारा था वे घबराकर जल्दी से माफी मांगने लगे। अरे भाइयों, माफ करना। हम इतने अंधे थे कि माउंट ताई को पहचान ही नहीं पाए। प्लीज हमें बुरा मत मानना। हे भगवान, ये लू परिवार के निजी अंगरक्षक थे। तो फिर इनके पीछे ये 3 लोग कौन थे? पत्रकारों ने अंगरक्षकों के पीछे झांकने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी नजर सूट पहने लोगों पर पड़ी तो वे सभी पीले चेहरे के साथ पीछे हट गए। एक महिला को अपनी बाहों में लिए हुए उस लंबे आदमी का चेहरा बर्फ की तरह सर्द था और वह किसी देवता जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी निगाहें इस समय कुछ ज्यादा ही उग्र थीं और उसका आभामंडल भी बहुत दमनकारी था। ज्यादा अनुभवी पत्रकार आमतौर पर लोगों को पढ़ने में माहिर होते हैं और वे समझ जाते थे कि इस आदमी को उकसाना ठीक नहीं होगा। इसलिए वे उसी समय शांत हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या निंगकसी? तुमने जरूर गलत देखा होगा। वो 3 लोगों का परिवार है। वो औरत निंगकसी कैसे हो सकती है? ठीक है, क्या तुम ज्यादा ही दिलचस्प खबरें चुराने के बारे में सोचते सोचते पागल हो गए हो? ये सोचकर घूम रहे हो कि कोई भी अनजान आदमी निंगक्षी जैसा दिखता है। उस इंसान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्या तुम हम सबको मार डालना चाहते हो? सभी पत्रकारों ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दिया जिसने निंगक्षी को देखा था। उफ, शायद ये मेरी गलती थी, पर वो थोड़ी बहुत निंगक्षी जैसी दिखती है। क्या तुम लोगों को भी ऐसा नहीं लगा? ये दोनों एक जैसे कैसे हैं? निंगक्षी तो एक क्रूर और दुष्ट औरत है। इस औरत का व्यक्तित्व नेक और सुसंस्कृत है और वो साफ तौर पर एक अच्छी पत्नी और माँ है। ये दोनों एक ही इंसान कैसे हो सकती हैं? यह सही है, वह बहुत प्यारी औरत लग रही है। वह इतनी प्यारी कुतिया निंगक्षी कैसे हो सकती है? इसी समय लिफ्ट एक डिंग की आवाज के साथ आ पहुंची। पत्रकार अभी भी मौके पर विलाप कर रहे थे, तभी 3 लोगों का परिवार लिफ्ट में गायब हो गया। वाह, क्या तुमने अभी उस छोटे लड़के को देखा? वो बहुत प्यारा है। वो तो जैसे उस आदमी के ही सांचे में तराशा गया हो। वो तो पक्का बाप बेटे हैं। उस आदमी का लू परिवार से क्या रिश्ता है? उसका आभामंडल तो बहुत डरावना था। मुझे लगता रहा है कि वह आदमी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। ओह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह खुद भाग्य के देवता जैसा लग रहा है। अब जब तुमने जिक्र किया, वे वाकई एक जैसे दिखते हैं। वह लड़का शायद वही छोटा राजकुमार हो। अध्याय 171। सबसे सुंदर राजकुमारी। यह अनुमान एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर के समान था, जिससे उत्साहपूर्ण टिप्पणियों की लहरें उठ खड़ी हुईं। ऐसा कैसे हो सकता है? लू टिंगजियाओ सिंगल है, ठीक है, हालांकि उसका एक बेटा है, पर उसके साथ कोई औरत नहीं है। अगर वह सचमुच वही है तो यह विस्फोटक खबर होगी। टीएसके, चाहे ये कितना भी विस्फोटक क्यों न हो। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या आप इसकी रिपोर्ट करने की हिम्मत करेंगे? क्या आप भूल गए हैं कि उस समय पत्रिका प्रकाशन कंपनी वियो कैसे दिवालिया हो गई थी? ओह, बिल्कुल याद है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने चुपके से लू टिंगजियाओ की एक तस्वीर खींच ली थी और उसे प्रकाशित करने की भी हिम्मत की थी। उस रिमाइंडर के बाद सभी ने खबर देने का मोह तुरंत छोड़ दिया। जिन लोगों ने तस्वीरें ली थीं, वे भी कांपते हाथों से तस्वीरें हटाने लगे। लू टिंगजियाओ मीडिया जगत में अपनी कमजोरी के लिए मशहूर थे। उन्होंने कभी किसी पत्रिका या मीडिया संस्थान से इंटरव्यू का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। छोटे राजकुमार की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती थी। आज जो हुआ और उस महिला की पहचान जानने के लिए चाहे वे कितने भी उत्सुक क्यों न हों, कोई भी मीडिया संस्थान मौत के इस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं करेगा। लिफ्ट में निंगक्षी ने लू टिंगजियाओ की गोद से अपना सिर उठाया। उसने बड़े बन पर नजर डाली, फिर छोटे बन पर। उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी के द्वारा संरक्षित होना। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें तुरंत दूसरे अस्पताल ले जाता हूँ। लू टिंगजियाओ के चेहरे पर अभी भी थोड़ी उदासी थी। उसे अस्पताल भेजते हुए उसने बहुत जल्दबाजी की थी। उसे इस दुर्भाग्यपूर्ण संयोग के बारे में अभी पता चला था। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा शरीर अब ठीक है। हम घर क्यों नहीं लौट जाते? सच में मुझे अस्पताल में रहना बहुत बुरा लगता है।
ठीक है, तो फिर वे 2 अंगरक्षक कहाँ से आए? निंगशी ने संदेह से पूछा। वे हमेशा आसपास ही रहे हैं। अब तुम्हारी स्थिति थोड़ी खास है, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारे पीछे आने देता हूँ, बस किसी भी स्थिति में। वह उस घटना जैसी कोई और घटना नहीं होने देना चाहता था जब उस पर प्रशंसकों ने हमला किया था और उसे चोट पहुंचाई थी। मैंने अभी तक गोल्डन एज के साथ आधिकारिक तौर पर कोई अनुबंध भी नहीं किया है और मैं पहले से ही ऐसे लाभों का आनंद ले रही हूँ। निंगशी इस उपकार से अभिभूत हो गई। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने लिफ्ट में लगे आईने में खुद को देखा। निंगशी ने आईने के सामने अपना चेहरा छुआ और बोली, ओह, क्या वे पत्रकार अंधे थे? मैं उनके ठीक सामने खड़ी थी और उनमें से किसी ने मुझे पहचाना ही नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं एक अच्छी पत्नी और माँ लग रही हूँ, एक नेक और सुसंस्कृत, एक प्यारी महिला, और मैं क्यूट लग रही हूँ। क्या मैं साफ तौर पर स्नो वाइट की सौतेली माँ या लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी का किरदार निभाने वाली भेड़िए जैसी नहीं हूँ? बोलते समय उसने खुद को आईने में ऊपर से नीचे तक देखा और अंततः उसे एहसास हुआ कि उसका वर्तमान रूप कैसा है। एक ढीला अस्पताली गाउन पहने, उसके बाल एक सुविधाजनक आरामदायक चोटी में बंधे हुए और गुलाबी हेयर क्लिप जो लिटिल ट्रेजर ने उसे दी थी, एक सौम्य, परिष्कृत और कोमल अभिव्यक्ति के साथ। अरे वाह, वह सचमुच एक प्यारी महिला लग रही थी। निंगशी खुद हैरान थी। क्या वो हमेशा बड़े बन और छोटे बन के सामने ऐसी ही दिखती थी? बिल्कुल भी नहीं। निंगशी की बातें सुनते ही उस छोटे से बच्चे ने झट से अपनी जेब में रखी नोटबुक निकाली जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। काफी देर तक लिखने में व्यस्त रहने के बाद वह जल्दी से उसे पढ़ने के लिए ले आया। डार्लिंग, तुम क्या कहना चाहती हो? निंगशी ने छोटी सी नोटबुक ले ली। उसे पढ़कर वह शर्मा गई। क्या हुआ? निंगशी के हाव भाव थोड़े अजीब देखकर लू टिंगजियाओ ने उसके पास खड़े होकर पूछा। निंगशी ने अपने जलते हुए गालों को ढंक लिया। उसकी आंखें शिकायतों से भरी थीं। लू टिंगजियाओ, ये सब तुम्हारी गलती है। देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। उसने क्या किया? लू टिंगजियाओ उसकी शिकायतों के सामने खुद को मासूम महसूस कर रहा था, इसलिए उसने लिटिल ट्रेजर की कही बात पर ध्यान दिया। उसे पढ़कर वह चुप हो गया। छोटी नोटबुक पर सावधानीपूर्वक लिखे गए अक्षरों में, तुम आसमान का सबसे चमकीला तारा हो और तुम्हारी आंखें चॉकलेट से भी ज्यादा गर्म और मीठी हैं। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी परीक्षा की राजकुमारी को देख रहा हूँ जिसकी खूबसूरती हमेशा अमर रहती है। अध्याय 172। उसका पुत्र उससे आगे निकल गया। निंगशी के आत्मा अपमानजनक शब्दों को सुनने के बाद लिटिल ट्रेजर ने निर्णायक रूप से बड़ी बंदूकें निकाल लीं। निंगशी एक ही समय में भावुक और चिंतित थी। लू टिंगजियाओ, लिटिल ट्रेजर को ये सब तुमसे ही विरासत में मिला है। क्या वो लड़कियों को खुश करने में कुछ ज्यादा ही माहिर नहीं है? जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि अगर वो बोल पाता तो मैं उसकी कितनी बड़ी दीवानी होती। विशेषकर वह अंतिम पंक्ति जिसने उसके कोमल हृदय को छू लिया था। उसने वास्तव में उसे राजकुमारी कहा था। वह हमेशा से रानी बनना चाहती थी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह बिना किसी डर के उन सभी कठिन और खतरनाक समयों का सामना कर सकती थी जिनसे वह गुजरी थी। लिटिल ट्रेजर द्वारा लिखे गए राजकुमारी शब्द को देखते ही उस युवती का हृदय जो उसके भीतर गहराई में दबा हुआ था बाहर आ गया। क्या कोई लड़की बेफिक्र राजकुमारी नहीं बनना चाहेगी? उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। लू टिंगजियाओ ने मन ही मन विलाप करते हुए अपने बेटे की ओर देखा। ये तो विरासत से भी आगे निकल चुका था। उसका बेटा उससे भी आगे निकल चुका था। लिटिल ट्रेजर को गंभीर भाव से अपनी ओर देखते हुए देखकर निंगशी बस बेबसी से हंस पड़ी और फिर झुककर उसे गले लगा लिया। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी नजरों में सबसे खूबसूरत इंसान हूँ। अब से मैं खुद को कम नहीं आंकूंगी, ठीक है? तभी लिटिल ट्रेजर संतुष्ट हुआ। हमेशा की तरह जैसे वह उसे इनाम देती थी, उसने उसके गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया। निंगशी अपने आप को छोटे बन को गले लगाने और अपना गाल उसके गाल से सटाने से रोक नहीं पाई। मैं क्या करूं? मैं सच में तुम्हें चुराकर ले जाना चाहती हूं जब तुम्हारे पापा नहीं देख रहे हों। लिटिल ट्रेजर ने कुछ बार पलकें झपकाईं और ऐसा लग रहा था जैसे वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। उसने सहमति में सिर भी हिलाया, मानो कह रहा हो, जल्दी करो और मुझे चुराकर ले जाओ। निंगशी, PA-50। लू टिंगजियाओ, उन्हें तीसरा पहिया होने का एहसास क्यों हुआ? उसी समय निंगजुएलुओ के वार्ड में। चूंकि पत्रकार निंगशी को पकड़ नहीं पाए, इसलिए वे केवल निंगजुएलुओ का साक्षात्कार करने के लिए वापस लौट सके। अब हर कोई निंगशी को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन वो मानो इस दुनिया से गायब हो गई थी। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिपोर्टर उसे उसके अपार्टमेंट, सेट या उसकी कंपनी में भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। अगर उन्हें पता चल जाए कि निंगशी निंगजुएलुओ के समान स्तर पर रह रही है और अभी अभी उनसे उसकी संक्षिप्त मुलाकात भी हुई है, तो वे शायद पागल हो जाएंगे। निंगजुएलुओ के स्वास्थ्य की चिंता में सू यान ने कुछ और सवाल पूछने के बाद उन्हें बीच में ही टोक दिया। मुझे माफ करना सभी को। जुएलुओ अभी भी घायल है और उसका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर है। चलो आज का इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं। अरे हाँ, मेरा शरीर ठीक नहीं है। सबको निराश करने के लिए मुझे माफ करना। यद्यपि पत्रकार बहुत खुश नहीं थे, फिर भी वे जाने से पहले केवल अपनी समझ व्यक्त कर सके और अपनी शुभकामनाएं दे सके। चांग ली ने उन्हें विनम्रता से बाहर निकाला। जुएलुओ के प्रति आपकी चिंता के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा मानना है कि हर कोई न्याय और निष्पक्षता को समझता है और हर किसी के दिल में एक मापदंड होता है। इतनी गर्मी में आप सभी का यहाँ आना आसान नहीं था। यह आप सभी के प्रयासों के लिए एक छोटा सा सुविधा शुल्क है।
इतना कहने के बाद सहायक कुई कैजिंग ने उनमें से प्रत्येक को पैसे से भरे लाल लिफाफे बांटने शुरू कर दिए। पत्रकारों को अच्छी तरह पता था कि क्या हो रहा है। सभी ने कहा कि वे निंग ज़ुएलुओ के लिए न्याय की मांग जरूर करेंगे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी निंग ज़ुएलुओ को कुछ सूझा, जैसे उसके चेहरे पर शक साफ झलक रहा हो। यांग गेज, अभी अभी पत्रकारों को क्या हुआ? वे सब अचानक बाहर क्यों भागे? क्या निंग शी सचमुच आई थी? ऐसा नहीं था, उन्हें गलत इंसान मिल गया। सू यान ने बेसुध होकर अपना कवर थोड़ा ऊपर खींच लिया। ज्यादातर पत्रकारों ने निंग शी को कभी देखा नहीं था, लेकिन वो अलग था। अभी अभी उसने उस आकृति की एक धुंधली झलक देखी थी और वो बिल्कुल निंग शी जैसी लग रही थी। उसे लगभग पूरा यकीन था कि वो ही निंग शी थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? निंग शी एक आदमी के साथ इतनी अंतरंग क्यों हो सकती है, वो भी एक बच्चे के साथ? अध्याय 173, एक त्वरित पाठ। देर रात लू निवास में ऑनलाइन कुछ मनोरंजन समाचार देखने के बाद निंग शी सोने की तैयारी कर रही थी। तभी एमेसेन पर ढेर सारे संदेश आ गए। ये संदेश सू यान के थे। सू यान, जियाओ शी, तुम अभी कहाँ हो? मैंने आज ज़ुएलुओ के अस्पताल में किसी को देखा, क्या वो तुम थी? सू यान, इस मामले में आप वाकई हद से ज्यादा आगे बढ़ गए। हम आपके प्रति जो अपराधबोध महसूस करते हैं, उसका इस्तेमाल आप बेकाबू होकर नहीं कर सकते। हमारी सहनशीलता अब कमजोर होती जा रही है। सू यान, अपनी समस्याओं से भागने से कुछ हल नहीं होता, आपको ज़ुएलुओ से माफी मांगनी चाहिए। निंग शी ने हल्के से उपहास किया और फिर जवाब दिया, मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी। उसी समय दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। अंदर आओ टिल्डा। लू टिंगजियाओ ने दरवाजा खोला और गर्म दूध का मग पकड़े अंदर चला आया। ये देखकर कि वह अभी भी लेटी हुई लैपटॉप इस्तेमाल कर रही थी, उसने तुरंत भौहें चढ़ाईं। तुम अभी भी इंटरनेट पर सर्फिंग क्यों कर रही हो? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं सोने ही वाली थी, लेकिन सोने से ठीक पहले मुझे किसी चीज से घिन आने लगी। निंग शी ने शिकायत की। लू टिंगजियाओ उसके पास गया और मग उसे देते हुए बोला, क्या हुआ? निंग शी ने धन्यवाद के साथ दूध का मग लिया। जो कुछ हुआ था उसे छिपाने की जरा भी परवाह किए बिना उसने लैपटॉप आगे बढ़ाकर उसे स्क्रीन पर चैट लॉग दिखा दिए। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही लू टिंगजियाओ के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। उसने शक भरी नजर से कहा, मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी, इसका क्या मतलब है? छी। लू टिंगजियाओ को इतनी ईमानदारी से यह वाक्य पढ़ते हुए सुनकर निंग शी लगभग दूध थूक ही देती। उसने खांसते हुए अजीब तरह से समझाया, उफ, यह कोई इंटरनेट स्लैंग है। यह एक क्लासिक मुहावरा है जिसका इस्तेमाल किसी को खुलेआम डांटने के लिए किया जाता है। क्या ये है? इसका क्या मतलब है? लू टिंगजियाओ ने विनम्रता से उससे स्पष्टीकरण मांगा। निंग शी के पास उसे गंभीरता से सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी का संक्षिप्त नाम WQNMLGB है। क्या आप समझते हैं? लू टिंगजियाओ ने कुछ ही सेकंड में अर्थ समझकर सिर हिलाया। निंग शी ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि उस महान राक्षस राजा की बुद्धि बहुत तेज थी, वरना अगर उसे जोर से तेरी माँ को लानत जैसा श्राप देना पड़ता तो उसे सचमुच थोड़ी शर्मिंदगी होती। सू यान के पास खड़े होकर निंग शी का जवाब देखकर उसने तुरंत संदेशों की एक और झड़ी लगा दी, जिनमें से ज्यादातर इस तरह थे, पछताने में अभी देर नहीं हुई है। संदेशों की परवाह किए बिना निंग शी ने एमेसेन से साइन आउट कर दिया और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। ये देखकर कि निंग शी ने संदेशों को कितनी सफाई से नजरअंदाज कर दिया था, लू टिंगजियाओ का मूड अच्छा हो गया। मैंने तुम्हारे लिए निंग ज़ुएलुओ से पहले ही संपर्क कर लिया है। सच में? तुमने क्या कहा? निंग शी ने तुरंत पूछा। लू टिंगजियाओ ने अपना फोन निकाला, एक ईमेल खोला और उसे दिखाया। निंग शी जल्दी से उसके पास गई और उसे देखने लगी। जब उसने उसे पढ़ना खत्म किया तो वह एकदम अवाक रह गई। लू टिंगजियाओ द्वारा निंग ज़ुएलुओ को भेजे गए ईमेल में साक्ष्य और खाता संख्या के अलावा केवल कुछ शब्द थे और कोई विराम चिन्ह भी नहीं था। 24 घंटे में 8 मिलियन युआन। ये लू टिंगजियाओ के काम करने के तरीके से बिल्कुल मिलता जुलता था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये जितना आसान है, दहशत फैलाना उतना ही आसान है। ये बहुत अच्छा है। निंग शी ने चीजों को गंभीरता से लेने का दिखावा किया और उसकी तारीफ करते हुए सिर हिलाया। जब पैसा आ जाए तो आप स्टारलाइट के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर सकते हैं। समय आने पर मैं आपके साथ एक वकील भेजूंगा ताकि वे आपके लिए कोई परेशानी पैदा न कर सकें। मैंने जिंगली से गोल्डन एज के साथ आपका अनुबंध तैयार करवा लिया है और कल सुबह मैं आपको ये दिखा दूंगा। अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहें तो हम बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं। गोल्डन एज के साथ अनुबंध करने के बाद कंपनी उचित समय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी और सबूतों का खुलासा करेगी। उसके बाद हम कानूनी कार्यवाही शुरू करेंगे। लू टिंगजियाओ की धीमी आवाज किसी सेलो की तरह गूंज रही थी जब वह आगामी योजनाओं और व्यवस्थाओं के बारे में शांति से बोल रहा था। निंग शी उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। वह बस सिर हिलाती रही, फिर आखिरकार पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ करवाना है? खाओ, सो और आराम करो। ठीक है। अध्याय 174, आधी रात का डर। प्रथम पीपुल्स अस्पताल। निंग ज़ुएलुओ अपने अस्पताल के बिस्तर पर एक हाथ में रेड वाइन और दूसरे हाथ में फोन लिए संतुष्ट भाव से लेटी हुई थी। वह बेहद खुश थी और वीबो पर स्क्रॉल करते हुए निंग शी के बारे में ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ रही थी। कुई कैजिंग ने उसकी पिंडलियों की मालिश करते हुए चापलूसी भरे लहजे में कहा, ज़ुएलुओ जी, तुम्हारे पैर कितने सुडौल हैं। ये कितने लंबे और सीधे हैं। दरअसल उनके पैर ज्यादातर लोगों के पैरों से थोड़े ही अच्छे थे।
वह हर साल अपने शरीर को बनाए रखने पर कुछ लाख युआन खर्च करती थी, तो उसके पैर अच्छे कैसे नहीं दिख सकते थे। हालांकि निंग जुएलुओ को अपनी तारीफ से बहुत खुशी हुई। खुद पर खुश होकर उसने कहा, मैं तो ऐसे ही पैदा हुई थी। किसी वजह से चांग ली बेचैन हो गया और चिंता से बोला, शुएलुओ, निंग शी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। वो हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही होगी, है ना? ये सुनकर निंग जुएलुओ ने स्पष्ट उपहास और तिरस्कार भरी आवाज में कहा, तुम उसे जरूरत से ज्यादा आंक रही हो। अगर वह अपना शरीर 100 आदमियों को भी बेच दे तो भी इस मामले में कोई बात नहीं बदल पाएगी। ये सच है। मनोरंजन जगत में ऐसे बुरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले कलाकार अक्सर जिया किंग से भी बदतर हालात में फंस जाते हैं। अगर कोई उसकी हालत सुधारने की कोशिश भी करे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। चांग ली का दिल थोड़ा शांत हुआ। ठीक है, मैंने अभी निंग शी को एक ईमेल भेजा है। मैंने उसे अल्टीमेटम दिया है। उसे कल शाम 6 बजे से पहले ऑफिस आना होगा, वरना हम उसकी सार्वजनिक छवि खराब कर देंगे। मुझे लगता है कि वह कल ही बाहर आ जाएगी। याद रखना कि कुछ पत्रकारों को उसके इंतजार में तैनात कर देना। निंग जुएलुओ मुस्कुरा रहा था। जब वह अपने प्रशंसकों की चिंतित टिप्पणियों का जवाब दे रही थी तो अचानक उनकी स्क्रीन पर एक नया ईमेल नोटिफिकेशन आ गया। इतनी रात को उसे ईमेल कौन भेजेगा? वो भी उसका निजी ईमेल था। निंग जुएलुओ ने ज्यादा सोचा नहीं और यूं ही ईमेल खोल लिया। लेकिन एक नजर में ही वो सदमे से जम गई और उसके ऊपर रेड वाइन गिर गई। अरे नहीं, जुएलुओ जी, तुम्हें क्या हुआ? हुई कैजिंग जल्दी से उसके लिए कागज के तौलिए ले आई ताकि वह गिरी हुई शराब पहुंच सके। जुएलुओ, क्या हुआ? चांग ली ने निंग जुएलुओ के चेहरे पर भयभीत भाव देखकर संदेह से पूछा। खुद ही देख लो। निंग जुएलुओ ने गुस्से से कांपते हाथों से अपना फोन कुई कैजिंग के सिर पर दे मारा। तुमने सब कैसे संभाला? तुमने अपने पीछे कितना बड़ा निशान छोड़ दिया? तुमने मेरे अपार्टमेंट से वो ईमेल क्यों भेजा? और क्या मैंने तुम्हें लाख बार नहीं कहा था कि पैसे भेजने के लिए एक गुमनाम अकाउंट का इस्तेमाल करो? सिर पर चोट लगने के बाद कुई कैजिंग को स्तब्ध होकर संभलने में काफी समय लगा। ईमेल पढ़ते हुए उसने अपना माथा पकड़ लिया और फिर सदमे से जम गई। घबराई हुई मुद्रा में उसने कहा, शुएलुओ जी, यह मेरी गलती नहीं है। मैंने एक गुमनाम अकाउंट इस्तेमाल किया था। जहां तक ईमेल की बात है, जब मैंने ईमेल भेजा था तब तुम वहां मौजूद थे और तुमने तब कुछ नहीं कहा। निंग जुएलुओ ने शराब का गिलास जमीन पर फेंक दिया। उसके तुरंत बाद टूटे हुए कांच की आवाज वार्ड में गूंज उठी और साथ में उसकी चीखें भी। अगर मैंने जिक्र न भी किया होता तो क्या तुम खुद इसके बारे में नहीं सोच सकते थे? अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं तो तुम्हारे यहाँ होने का क्या फायदा? जब चांग ली ने ईमेल पढ़ना खत्म किया तो उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। मेरी सबसे बड़ी चिंता सच हो गई। मुझे डर था कि किसी को इस बात का सबूत मिल जाएगा कि वह ईमेल किसने भेजा था। कहीं वह झांक की आंख तो नहीं था? निंग जुएलुओ का चेहरा उदास और भयावह लग रहा था जब उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, यह नामुमकिन है। झांक की आंख कोई गुंडा है जिसे जरा भी शिक्षा नहीं मिली है। उसे आईपी एड्रेस और गुमनाम अकाउंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो ये तो अजीब बात है। कोई बात नहीं, झांक की आंख ही एकमात्र व्यक्ति है जो इस बारे में जानता है। हमारे अलावा उसी ने ये खबर लीक की होगी। क्या उसने किसी और के साथ मिलकर कोई साजिश रची होगी? लेकिन झांक की आंख तो बहुत पहले ही भाग गया है। हम उससे संपर्क करके पूछ नहीं सकते? चांग ली ने बेचैनी से कहा। निंग जुएलुओ हिंसक रूप से वार्ड में इधर उधर घूमने लगा। इतना कुछ कहने का क्या फायदा? सबसे जरूरी बात, हमें इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए? अध्याय 175। वह अंततः प्रकट हुई। चांग ली ने उसे आश्वस्त करने से पहले उसकी भावनाओं को संभाला। शुएलुओ, शांत हो जाओ। ईमेल में लिखा था कि हमें 24 घंटे के अंदर उस खाते में 80 लाख युआन भेजने हैं, तो जाहिर है कि वे पैसे के लिए यहाँ हैं। बस उन्हें पैसे दे दो। जो समस्या पैसे से हल हो सकती है वह कोई समस्या ही नहीं है। निंग जुएलुओ ने चिढ़कर जवाब दिया, 80 लाख युआन एक दिन में? मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? हालांकि वह खूब पैसा कमाती थी, पर उसमें से बहुत सारा पैसा खर्च भी करती थी। उसे दिखावे के लिए निंग परिवार और मनोरंजन जगत के लोगों की खुशामद करनी पड़ती थी। इन सब के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। अगर तुम इसे अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा करो तो भी किसी न किसी तरह ये रकम इकट्ठा कर ही लोगे। चांग ली ने मन ही मन सोचा। उसने मन ही मन सोचा कि ब्लैकमेलर ने वाकई सही कीमत चुनी है। ये लगभग उतनी ही ज्यादा रकम थी जितनी वे जुटा सकते थे। इसी समय निंग जुएलुओ के मन में कुछ विचार आया। चूंकि वे हमारी जानकारी का पता लगा सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? चांग ली ने सिर हिलाया। क्या गुमनाम खातों का पता लगाना इतना आसान है? आपको बैंक के सिस्टम को हैक करना होगा। अगर हम इसके लिए किसी को नियुक्त करने के लिए पैसे भी खर्च करें तो भी हम इतने कम समय में उस क्षमता का हैकर नहीं ढूंढ पाएंगे। और अगर हमें पता भी चल जाए कि वह कौन है तो हम क्या कर सकते हैं? सबूत हमारे खिलाफ हैं। ये रकम हमें उन्हें देनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लानत है। निंग जुएलुओ ने कुई कैजिंग पर कड़ी नजर डाली, जो एक कोने में छिपने की कोशिश कर रहा था। क्या असफलता है? उसके हाथ में कुई कैजिंग के खिलाफ ब्लैकमेल करने की ताकत थी, इसलिए उसे ऐसे कामों के लिए उसका इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित लगा। अगर ऐसा न होता तो वह उसे बहुत पहले ही बाहर निकाल चुकी होती। कुई कैजिंग जवाब देना चाहती थी, लेकिन अपने दिल में भरे गुस्से के बावजूद उसने विरोध जताने की हिम्मत नहीं की। वह वाकई मासूम थी। ठीक है, निंग जुएलुओ ने अपने पहले वाले डर से उबरने के लिए कड़ी मेहनत की। शांत भाव से उसने आग्रह किया, चांग जी, अभी पैसे निकालने में मेरी मदद करो। जल्दी करो और निंग शी पर ऑनलाइन हमला करने के लिए और भी प्रशंसक बनाओ।
हमें एक हफ्ते में निंग शी को एक मुश्किल स्थिति में पहुंचाना है। शुए लुओ, हमारे पास झांक की आंख की मौखिक गवाही तो है ही। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उसे जेल में डाल देना चाहिए और हमेशा के लिए उससे निपट लेना चाहिए? हम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि निंग परिवार उस पर ज्यादा मेहरबान नहीं है, लेकिन बात इतनी भी नहीं है कि वे उसे जेल जाने दें। याद रखना, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म मत होने देना। उसे जिंदगी भर कंपनी में ही रहने देना ताकि उसका कर्ज चुकाया जा सके। वरना अगर वो हताश होकर निंग परिवार के पास वापस भाग गई तो मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कल किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए मैं कल वहां हमसे मिलने के लिए एक अच्छे वकील की व्यवस्था करूंगा। निंग जुएलुओ ने दिमाग लगाया और उन्हें आदेश दिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी योजना में कोई कमी न रह जाए, वह आखिरकार शांत हो गई। सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी योजनाओं में इतनी बड़ी गड़बड़ी आ जाएगी। खुशकिस्मती से सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा चांद ली ने कहा था। जो समस्या पैसों से हल हो सकती है, वह कोई समस्या नहीं होती। अब से वह किसी भी चीज को गलत नहीं होने देगी। अगले दिन निंग शी को बिना किसी रुकावट के 80 लाख युआन मिल गए। ठीक शाम 6 बजे वह लू टिंगजियाओ द्वारा उसके लिए तय किए गए वकील के साथ स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में दाखिल हुई। संयोग से उस समय सब लोग काम से छुट्टी ले रहे थे। निंग शी को देखते ही वे हैरानी से उसे देखते रह गए और फिर जल्दी से खबर देने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अपने चैट ग्रुप्स, ऑनलाइन और अपने वीबो पर खबरें और तस्वीरें पोस्ट की। निंग शी, जो मानो धरती से गायब हो गई थी, आखिरकार फिर से प्रकट हो गई थी। हे भगवान, निंग शी, ये सचमुच वही है। उसने सचमुच छिपने से बाहर आने की हिम्मत की। हाँ, वो बहुत हिम्मती है। अगर मैं होती तो जरूर भाग जाती। वापस क्या लाऊंगी? हाँ, उस घटना के बाद वह मनोरंजन जगत में किसी भी तरह नहीं रह पाएगी। अगर हालात और बिगड़े तो उस पर मुकदमा भी हो सकता है और उसे जेल भी हो सकती है। बेहतर होता अगर वह भाग जाती। क्या तुमने उसके बगल में उस आदमी को देखा? वह काफी रईस लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। वह प्रेमी जैसा नहीं लगता। क्या वह सहायक हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? वह पहले से ही इतनी बुरी हालत में है, वह सहायक कैसे रख सकती है? आखिरकार वह शायद पैसों के लिए खुद को किसी अमीर मालिक को बेच सकती है। हे, मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह के गुरु में इस तरह के बड़े मामले को निपटाने की क्षमता है।